ओके जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट एट योर ओन टाइम एंड पेस। मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। और ओके, सो अब थोड़ा सा मैं आपको आज का एजेंडा बता देती हूँ एंड देन वी विल इंशाल्लाह मूव फॉरवर्ड। सबसे पहली चीज जो आज के दिन में इंशाल्लाह हम लोगों ने देखनी है वो है हमारा रेजिंग द टुमारोज लीडर, तरबिया मैनर्स फॉर द जेन जी एंड जेन अल्फा। राइट, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है जिसपे हमने आज डिस्कशन करनी है, देखना है। और उसके साथ साथ जो हमारा आज का लेआउट है दिन का वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपके लिए एक सवाल है मेरे पास, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग, आई होप कि कुछ नोटबुक्स अपने पास आप लोगों ने रखी होंगी। उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे हम लोगों ने डिफरेंट जनरेशंस देखनी है और थोड़ी सी उनकी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो कैसी, और ये साइंस ऑफ जनरेशंस जो हैं ये असल में हैं क्या। और उसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिकली जेन जी, और फिर स्पेसिफिकली देखेंगे जेन अल्फा। इनके थोड़े से डिफरेंसेस और ट्रेंड्स को देखेंगे। और फिर एक देखेंगे कि बीइंग ए पेरेंट्स हम कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो कर रहे हैं आजकल के दौर में, और कौन सी मिस्टेक से हमें अवॉइड करना है। हमें तरबिया और इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है वो चेक करना है कि वो क्या है, कैसा होगा, और कौन से करने के काम हैं जो कि हम लोग अपनी डे टू डे रूटीन में करेंगे तो हम जो एक पूरा कहते हैं ना कि जो एक एनर्जी है इस न्यू जनरेशन की, उसको एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर सकेंगे इंशाल्लाह। सो ये हमारा आज का एजेंडा है। इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। और एक चीज ये कि आप लोग अपने ग्रुप्स वगैरह में इसको खुद से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जितने लोग इससे बेनिफिट ले सकें इंशाल्लाह वो लें। सो विद दैट इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। तरीका ये होगा कि मैं हर चैप्टर या हर टॉपिक को क्लियर देने से पहले आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी कि अगर आप लोगों को क्लैरिटी हुई या नहीं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग चैट बॉक्स में अपने रिस्पॉन्सेज दीजिएगा, क्योंकि अगर हम ऑडियो ओपन करेंगे तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मैस देयर। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप लोग रिटर्न फॉर्म में अपने जो क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो भी तो कहेंगे ना, आपका एक परसेप्शन होगा या फिर कोई भी सवाल होगा, आपकी कोई भी राय होगी, यू कैन ऑलवेज पुट देम इन योर चैट बॉक्स, ठीक है। तो इन चीजों के साथ इंशाल्लाह हम बिस्मिल्लाह करते हैं आज के सेशन की। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे आपसे कुछ सवालात हैं, और आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आप लोग पहले अपनी नोटबुक में लिखेंगे या अपने चैट बॉक्स में जरूर इसको शेयर करेंगे। आई वुड लव टू रीड देम। और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी लेंगे आई होप कि वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। सबसे पहले ये कि आज की इस वर्कशॉप को लेकर आपका मेन गोल क्या है, क्या आप लोग माइंड में रख के आए हैं, क्या लेसन्स, क्या चीजें, कौन से पॉइंट ऑफ फोकस हैं जो आपके माइंड में इस वक्त हैं। इसको लेने से पहले आपकी डिजायर्ड फैमिली सिस्टम क्या है, आप क्या चाहती हैं, आपका फैमिली सिस्टम कैसा हो, घर का माहौल, आपका इन्वायरमेंट। और ये कि आपने जो है वो पेरेंटिंग या होम स्कूलिंग, अगर कोई होम स्कूलिंग पेरेंट है तो उसने होम स्कूलिंग सीखी है कभी, पेरेंट जितने भी पेरेंट्स हैं उन्होंने पेरेंटिंग सीखी है। और कितनी जो है ना वो आपकी प्रैक्टिकल आप समझोगे उसको कर रहे हो, कितना ज्यादा प्रैक्टिकल वे में उसको लेके जा रहे हो। और अगर आपने अभी तक नहीं सीखी पेरेंटिंग या आप होम स्कूलिंग कर रहे हो और नहीं सीखी, तो क्यों नहीं अभी तक आपने उसको सीखने का प्लान आउट किया हुआ। तो ये कुछ मेरे सवालात हैं जो कि मैं चाहती हूँ जिनके जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगी, और जैसे ही आपके आंसर्स ले लेंगे हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। Okay, so I have got your answers, Alhamdulillah, and all of you, mashallah, are so concerned, ठीक है। एंड जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेजोरिटी ऑफ देम एक्चुअली आर लर्निंग पेरेंटिंग, आर लिसनिंग द लेक्चर्स, wanna change themselves. So definitely we are looking more into it, how we are going to make it inshallah. तो थोड़ा सा हम generations को देखते हैं
और उसके बाद हम देखते हैं उनकी थोड़ी सी, जो कहते हैं ना कि एक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अच्छा, जनरेशन्स जो होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि मतलब अभी ये जेन जी है या इससे पहले हम मिलेनियल्स थे तो बस यही है, इससे पहले कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है। ये पूरी एक स्टडी है, ठीक है। ये इस तरह से एक स्टडी है कि हम लोग जब मतलब ये अर्ली जनरेशन है ना ऑनवर्ड्स, एक जनरेशन्स को नेम दिए गए हैं, उनकी पूरे पूरे एराज और कौन कौन से डेकेड्स पे वो थे, वो सब डिफाइंड है। अच्छा, इनकी क्या लाइफस्टाइल थी, वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा डिफाइंड है, ठीक है। थोड़ा सा जब हम इसको ओपन करेंगे और फोल्ड अनफोल्ड करेंगे, वी विल सी कि कितनी चीजें फिर हमारे सामने आती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर 1901 से देखें ना 1924 तक, तो हम ये देखते हैं कि 10 से 24 साल, 10 से 20 साल, एक जनरेशन का गैप जो है ना, वो एक जनरेशन को फेज मिलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ग्रेटेस्ट जनरेशन थी बेबी बूमर्स, उससे पहले साइलेंट जनरेशन थी, फिर बेबी बूमर्स थे, फिर जनरेशन एक्स थी, फिर मिलेनियल्स थे, फिर जनरेशन जी, जिसको जेन जी हम बोलते हैं, वो 1995 से, मतलब ये अराउंड ये 1990 से भी कहते हैं, 1992 से भी कहते हैं, 95 से भी कहते हैं, 2012 तक, और फिर 2013 से और 2010 से ऑनवर्ड्स 2025 तक जेन अल्फा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेन अल्फा और जेन जी ही जो है वो जनरेशन थी, इससे पहले भी जनरेशन थी, जो कि हम लोगों ने जनरेशनल स्टडी में थोड़ा सा पीछे जो है वो उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमने ऑलरेडी डेवलप की थी पिछली जनरेशन्स को लेकर। लेकिन आज क्योंकि फोकस जेन जी एंड जेन अल्फा है, तो उसमें जंप इन करने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि पिछली जनरेशन्स की जो है वो पेरेंटिंग कैसी थी, चाइल्डहुड कैसा था, लीडरशिप कैसी थी, अर्ली कम्युनिकेशंस कैसी थी, उनकी वर्क एक्सपेक्टेशंस कैसी थी, और उनकी मीटिंग प्रेफरेंसेस और उनका लाइफस्टाइल कैसे था, अगर हम ओवरऑल देखें। तो अगर हम थोड़ा सा देखते हैं ना इस चीज को, तो हमारे सामने जैसे आते हैं 1925 से 1945 की जो हमारी अवाम थी ना, अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, तो उनकी जो पेरेंटिंग हुई हुई थी ना, जो उनके घर का माहौल था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फैमिलीज थी। और पेरेंटिंग जो थी ना, वो एसोसिएट हुई हुई थी डिसिप्लिन से। आपने सुना है ना कि वो हर चीज में क्या कहते थे कि बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फैमिलीज, ठीक है। यानी कि आपने अपने एल्डर से सुना होगा कि हमारे घर में कोई बड़ा नजर भी आ जाता था तो आवाज नहीं आती थी उसके सामने। हम ऐसे होते थे कि हमें तो मतलब कोई बड़े के सामने तो हमने कभी सवाल ही नहीं किया। हैव यू हेard सच थिंग्स? हमने तो अपने बड़ों के सामने सवाल भी नहीं कभी किया, हमने तो कभी पता ही नहीं चला कि हम एग्जिस्ट भी करते थे, जो बड़ों ने कह दिया, ठीक है। अच्छा, उनकी लीडरशिप कैसी होती थी? अच्छा, उनकी ना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एसोसिएशन थी। जो लोग 1925 से 1945 तक थे, क्योंकि इस टेन्योर को अगर हम ओवरऑल देखें तो बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हुई थी, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ममालिक वजूद में आए थे, बहुत सारी जो है वो एम्पायरशिप जो है वो खत्म हो रही थी। तो वो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एसोसिएशंस भी हमें इस जनरेशन में मिलती है, चाहे वो वेस्ट में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो साउथ में हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो नॉर्थ में हो, ठीक है। तो एक मिलिट्री एसोसिएशन की वजह से भी जो एक क्राइटेरिया ऑफ डिसिप्लिन था ना, वो एक बड़ा उनका डिफाइन था लीडरशिप के अंदर। इफ वन पर्सन इज अ लीडर, then everyone have shut down their minds and they have to follow just the instructions. This kind of mindset they had. अच्छा, इनकी अर्ली कम्युनिकेशन उस टाइम पे कैसे होती थी कि बहुत लेटर्स और मेमोज हुआ करते थे, ठीक है। प्रेफर क्या होता था, फेस टू फेस डिस्कशंस हो, ठीक है। और अगर उस टाइम पे देखें तो उस टाइम पे डाक का सिस्टम शुरू हो गया था, ठीक है, लेटर। अच्छा, वर्क एक्सपेक्टेशंस इनकी कैसी थी? दे वर वेरी गुड सपोर्टिव मैनेजर्स, क्योंकि इसमें लीडर्स बहुत कम थे। सपोर्टिव मैनेजर्स, देयर वर लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम देयर एट दैट मोमेंट, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन उनको रिक्वायर्ड होती थी कि जॉब बस एक नौकरी हो जाए किसी की भी, यानी कि आदमी हो, औरतों का तो खैर उस वक्त इतना तस्वुर भी नहीं था, लेकिन आदमी की अगर एक नौकरी और वो सेटिस्फाइड है तो आप देखेंगे कि वो पूरी जिंदगी एक ही डिपार्टमेंट में एक ही कुर्सी पे गुजार देते थे एट दैट वेरी मोमेंट।
पूरी जिंदगी एक बिल्डिंग की एक टेबल और चेयर के साथ, दे स्पेंड इट इजीली, उनको कोई टेंशन नहीं होती थी उसमें सैलरी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उसमें आपके पास जो है वो मजीद चीजें हैं या नहीं है, तो वो कोई टेंशन नहीं थी। मीटिंग प्रेफरेंसेस फेस टू फेस हुआ करती थी, ठीक है, आफ्टर ऑफिस हो रही हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नो इट इज। अच्छा, जब 1946 से आप कह दो या 1940 से कह दो ऑनवर्ड्स, 1964 की एक जनरेशन आई है, ठीक है। फिर ये जो एक जनरेशन आई है ना, इसमें जो पेरेंटिंग एंड चाइल्डहुड जिसको हम कहते हैं, अच्छा इसमें क्या थी, ज्यादातर माएँ जो थी वो घर मतलब माँ जो थी ना, दैट इज इक्वल टू होम, ठीक है। एंड दे डू इट बिकॉज आई सो इट सो, माँ ने कह दिया फौरन करना है, मतलब माँ ने जो कह दिया है बस वो होना है, मतलब मदर इज सॉर्ट ऑफ द हाई अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, इस दौर में आके 1946 से 1964 की जो जनरेशन है या उनका आर्किटेक्ट भी अगर आप देखें, तो दे हैव द वेरी लार्जर यू नो क्लासरूम्स, बहुत कंपटीशन बिल्ट हुआ था, क्योंकि ये वो पहला टाइम आया था जिसमें यूनिवर्सिटीज ग्रूम करना शुरू की थी, कॉलेजेस बनना शुरू हुए थे, हर बच्चे को स्कूल में एक होना चाहिए और उसको अपनी डिग्री, मतलब एमबीए वाज सॉर्ट ऑफ यू नो, एक मीनार एक होता था, एक टॉम्ब होता था, एक सुपियोरिटी यू नो, एक पूरा एक डायमेंशन होती थी कि जिसने एमबीए किया होता है, ही इज काइंड ऑफ द किंग ऑफ द वर्ल्ड, यू नो, दिस इज सॉर्ट ऑफ एटमोस्फेयर दे बिल्ड एक्चुअली 1946 to 1964। अच्छा, जब मैं ये कहती हूँ ना 1946 से 64, डोंट टेक इट लिटरल, ठीक है, क्योंकि जितनी भी जनरेशनल स्टडीज है ना, वो लिमिट नहीं करती ईयर्स को, लेकिन ये अराउंड जरूर है, ठीक है, राउंड अबाउट ये ईयर्स है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि 1946 से 1964, ये 1940 से लेकर 1960 तक भी हो सकता है, या 1942 से 1962 तक भी हो सकता है। सो इज दिस पॉइंट इज क्लियर कि इसमें ये डिफरेंसेस थोड़े से होते हैं, तो इसलिए इसकी टेंशन मत लीजिएगा और स्टिक टू दीज ईयर्स रहिएगा। ये हम आप ये समझे कि ये जो फेज है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी लीडरशिप कैसी थी। अच्छा, यहाँ पे आके ना, जैसी तैसी भी लीडरशिप थी ना, दे एक्सेप्ट इवन इफ द इट इज अ पुअर मैनेजमेंट, ठीक है, और या किसी की भी पोजिशनल लीडरशिप है, दे एक्सेप्ट इट, वो हर चीज को ओन करते थे। दे डोंट हैव दोज लीडरशिप स्किल्स विच वर यू नो दे हैड इन 1920 से 1940 या 1925 से 1945 के era में, क्योंकि उनकी जो एक बॉटम और एक जो माइंडसेट था ना, आपको जैसे मैंने पहले बताया था, दैट वाज मिलिट्री इन्फ्लुएंस था। लेकिन ये जो उसके बाद वाली जनरेशन थी ना, देवर लाइक, क्योंकि वहां पे लीडरशिप एक बंदे की अथॉरिटी थी, यहाँ तक वो चीज आगे ट्रांसफर उस तरह से नहीं हुई कि हर बंदे का लीडरशिप एक माइंडसेट हो, बल्कि ट्रांसफर क्या हुआ, एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा ट्रांसफर हुई, जिसमें सबमिसिव होना बहुत ज्यादा ट्रांसफर हुआ। अच्छा, इनकी अर्ली कम्युनिकेशन टेलीफोन आ गया था, ठीक है, पेजर्स आ गए थे, ठीक है, फैक्स आ गए थे, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आना शुरू हो गई थी। गिव मी ए मोमेंट में ये आपके जो यहाँ पे इसकी रिस्ट्रिक्शन है मैं ओपन कर दूं। हम्म, आप लोग का ये लॉक कैसे होगा, एक मिनट, लेट मी सी। अच्छा, तो ये एक चीज थी इनकी कम्युनिकेशन में, इनका वर्क एक्सपेक्टेशंस क्या थी। अच्छा, इन लोगों की दफा में जो जॉब सिस्टम शुरू हुआ था ना, अच्छा मेजोरिटी जितने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने अपने दादा दादी को इस एज में देखा होगा, ऐसा ही है। जितने भी हम लोग इस एज ग्रुप से हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों का एज ग्रुप क्या बन रहा है, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग किस जनरेशनल साइड से बिलोंग करते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जनरेशन बेबी बूमर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी भी जनरेशन शेयर कर सकते हैं, सो वी विल एंजॉय इट मोर व्हेन इट कम्स टू अस, राइट।
मेजोरिटी यहाँ पे हम मिलेनियल्स हैं, मेजोरिटी वी ऑल आर मिलेनियल्स है, ठीक है, तो ये हम सबके साथ है। Oh, Gen Z. And I love to have Gen Z here today because today we are going to, discuss more about them. अच्छा, so with that, inshallah, let's move forward. अच्छा, इनकी हमने देखा कि इनके पास जो है वो अर्ली कम्युनिकेशन जो है वो फोन्स आना शुरू हो गए थे, ठीक है, और अच्छा, इनकी जो वर्क एक्सपेक्टेशन थी वो क्या थी, वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं। अच्छा, इनके नजदीक ना जॉब सेटिस्फेक्शन वाज द फर्स्ट थिंग। ये अब बात हो रही है उनकी, जो हमारे दादा दादी लगे, जो हम मिलेनियल्स थे ना, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की आप समझ लें कि टाइमिंग्स आ गई हैं, ठीक है, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की भी, जो परदादा पर दादी पर नाना पर नानी थे, और अब ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम आ गया है। दे ओनली वांट द सेटिस्फेक्शन इन देयर जॉब्स, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते थे। कोई भी काम हो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, यानी कि आपने वो किससे सुने होंगे, दे ऑलवेज से कि हम जब ये काम करते थे ना तो हमने ये कर दिया और फिर ये हो गया, मतलब दे डोंट लाइक ये होगा वो सोचा ये किया, नहीं, ये किया ये हो गया, ये हो गया, ये इस तरह से था। सो दे वर वेरी डेफिनेट एंड दे आर इनटू रिजल्ट ओरिएंटेशन, उनका माइंडसेट था। दे वर वेरी सपोर्टिव इन टीम वर्क। That is why we also see कि whenever it comes to their family system या खानदान system, they were there always, to protect everyone. अच्छा, they have very good rapport with their colleagues. शुरू से दोस्तियां हुई हुई हैं, आखिर तक चल रही हैं दोस्तियां, बहुत अच्छी colleagues के साथ बना के रखते थे। अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उनको बहुत ज्यादा थी, दे वर वेरी एक्चुअल इन देयर सेल्फ डिफाइंड, मतलब अभी भी आप देखें, दोज हु बॉर्न देयर, दे ऑलवेज नो ये दवाई खाते हैं तो उनको ये होता है, ये खाना नहीं खा सकते, इस तरह से पानी नहीं पी सकते, इस टाइम पे सो नहीं सकते। दे आर वेरी रिजिड इन देयर टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे हैव देयर माइंडसेट, दे हैव एवरीथिंग सेटल्ड देयर, ये ऐसे ही होना है, बिकॉज द एक्चुअलाइजेशन इज देयर। इसीलिए जब हम जब कहते हैं ना कि हमसे इस उम्र के लोग बहुत ज्यादा रिजिड हैं, तो वो रिजिड नहीं, हम बेसिकली वो अपनी एक्चुअलाइजेशन में बहुत आगे हैं, दे आर इनहेंस्ड, और अब तक की लाइफ प्रैक्टिसेस में वो एक उनकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन चुका हुआ है। सो दैट इज हाउ इट इज। अच्छा, मीटिंग प्रेफरेंसेस, दे वर आल्सो लव टू गो फेस टू फेस। अच्छा, मैं मीटिंग प्रेफरेंसेस बताना क्यों जरूरी समझ रही हूँ, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू new generations, the current generations, we will see the difference. See, I think there is a difference between the old generations and new generations. Okay, and they were actually good, in shaking hand and seeing people, एक दूसरे की तीमारदारी लेने जा रहे हैं, खैरियत पूछने जा रहे हैं, they are good with collaborations. अच्छा, then we go into the 1965 से 1918, जिसको जनरेशन एक्स भी बोलते हैं। अच्छा, पेरेंटिंग इन चाइल्डहुड, ये जो 1965 एंड 1980s का टाइम था ना, यहाँ ये वो फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया में ग्लोब में हुआ था कि डाइवर्स रेट जो है ना वो इंक्रीज करना शुरू कर गया, तलाक का रेशो बहुत बढ़ना शुरू हो गया था। इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले इस तरह नहीं था, लेकिन इस टाइम पे आके ये डाइवोर्स का जो एक तलाक का रेशो बढ़ना शुरू है। सिंगल पेरेंट होम्स शुरू हुए थे फर्स्ट टाइम, जब यूएसए में इस तरह की कैंपेन्स चलना शुरू हुई थी, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट लाइफस्टाइल जो है वो शुरू हुआ था आदमियों का, औरतों का, ठीक है। अ, और कार्टून्स या फर्स्ट कार्टून्स एरा, इस तरह की चीजें जो है वो शुरू हुई थी, ठीक है। मतलब ये वो फर्स्ट टाइम था कि जहां से बच्चे, जो इनकी पेरेंटिंग भी अगर हम देखते हैं तो उन्होंने बच्चों को आउटसोर्सिंग शुरू कर दी थी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले इंडस्ट्रियल एरा था। अगर हम देखें 1946 से 1964 एक इंडस्ट्रियल एरा था और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज भी बनी थी। तो वी हैव सीन द ग्लोबल चेंजेस की पूरी दुनिया की डायनामिक्स भी बदलना शुरू हो गई थी 1946 से 64 में। इम्पैक्ट्स आना शुरू हुए थे 1960 से 1980s में, ठीक है। लीडरशिप इनकी कैसी थी, ये प्रेफर्ड लीडरशिप स्टाइल थे इनके, ठीक है, डायरेक्टिव थे, टास्क ओरिएंटेड थे, और इस पॉइंट पे आके दे वर लाइक वेरी ग्रूम, दे इवन कंसीडर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एज वेल। इस टाइम की जितनी जनरेशन थी, दे हैव पॉइंट सो मेनी न्यू टर्म्स फॉर लीडरशिप,
for even mental health they have coined so many terms. इनकी अर्ली कम्युनिकेशन में ईमेल्स आ गई थी, ठीक है, पेजर्स भी बिल्कुल ओपन थे, चलते थे, वॉइस रिकॉर्डर्स आ गए थे इन लोगों के टाइम पर, ठीक है। और इनकी दफा में लेकिन एक सीन ये था कि इनको जो कॉल्स होती थी ना वो सिर्फ ऑफिस तक ही रहती थी, घरों में नहीं होती थी इतनी ज्यादा, ठीक है। मतलब बहुत कम घर होते थे जहाँ पे वो कॉल्स लेना या कॉल्स पे बातें करना पसंद करते थे, ठीक है, इस तरह का इनका सीन था। अच्छा, वर्क एक्सपेक्टेशंस इनकी कैसी थी? जॉब सेटिस्फेक्शन थी, वर्क लाइफ बैलेंस पे ये लोग बहुत फोकस करते थे, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें काफी ज्यादा थी। मतलब इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आई भी कैसे, अगर हम थोड़ा सा देखें तो जो इनके जो एल्डर्स लगे, जैसे हम कहते हैं कि हमारे दादा दादी, तो इनके दादा दादी वो सो यू नो डिसिप्लिन्ड, हाईली डिसिप्लिन्ड नेशन थे। उनकी औलाद थोड़ी जो थी वो उस तरह की लीडरशिप को उन्होंने ना आगे ट्रांसफर किया ना आगे उन्होंने ओन किया। तो इसलिए यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सी नजर आती है इन लोगों में। दे वर वेरी रेडी टू चेंज, क्योंकि इस टाइम की अगर हम कहें ना कि आगे जो मिलेनियल्स का टाइम था, हमारा जो मिलेनियल्स का टाइम था उसने तो रैपिड चेंजेस किए ना, लेकिन ये वो वाला टाइम था कि इनसे पहले वाले एमबीए को जो एक बहुत बड़ा एक वो समझते थे, एक क्राउन समझते थे, इस टाइम पे आके दे वर अचीविंग इट, दे वर अचीविंग द गोल्स। और इस वजह से इनमें फ्लेक्सिबिलिटीज भी आ रही थी। इन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी जाना वो एक इतना बड़ा टैबू नहीं रहा था, दे वर गोइंग देयर। अच्छा, जो एशियन कंट्रीज हैं जो कि मतलब बने 1947 के बाद है, उसमें तो यहाँ इस पॉइंट पे भी वो डिग्रीज हमारे लिए क्राउन का काम कर रही होती थी और वो यूनिवर्सिटी जा रहे होते थे, एक बहुत बड़ी चीज होती थी। सो यहाँ इस पॉइंट पे आके ये चीजें थी। अच्छा, इनकी मीटिंग प्रेफरेंसेस होती थी बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत ऑर्गेनाइज हो। इस टाइम की मीटिंग सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज होती थी। ये नहीं कि मीटिंग हो रही है और बॉस आ गया है तो हर कोई अपनी टाई की नॉट सीधी कर रहा है, अपनी अच्छे तरीके से अपने कपड़े चेक कर रहा है, कपड़ों पे सिलवटें नहीं होनी चाहिए, और डिकोरम के मुताबिक जो है वो ड्रेस कोड होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट एक इन्वायरमेंट होता था अपनी मीटिंग्स को लेके इन लोगों का। अच्छा, मीटिंग के बाद वैल्यू और प्रोडक्टिविटी इनको चाहिए होती थी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज फॉर कैरियर और ग्रोथ ये लोग देखते थे, मतलब ये लोग जॉब स्विच कर लेते थे, करते बड़े टाइम बाद थे, लेकिन इस पॉइंट पे आके दे वर वेरी कंफर्टेबल इन स्विचिंग द जॉब्स, ठीक है। मतलब वो इतना ज्यादा वोट नहीं था। हाँ, इस टाइम पे जो लोग जॉब स्विच करते थे उनके दिल में गम जरूर रहता था कि हाँ हमने जॉब स्विच कर ली, मतलब सारी जिंदगी वो मलाल रहता है कि अब ये याद आ रहा है वो याद आ रहा है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ माइंडसेट दे हैड। अच्छा, नाउ मूव इनटू द मिलेनियल्स, जो 1980 से 1995 या 1982 से 1992 का टाइम कह दें, इस टाइम पे जो लोग पैदा हुए, ठीक है। कुछ लोग 1990 तक भी ले जाते हैं मिलेनियल्स को, लेकिन इट्स फाइन, आप जहां तक भी लेके जाना चाहिए। थोड़ा जिस तरह मैंने कहा कि ये एक ये थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आप वो नहीं कर सकते कि बस यहीं पे है तो यही होगा, ऐसा नहीं है। कोई इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इट कैन बी एनी इन द एरा, इस ड्यूरेशन में किसी भी टाइम पे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पे बारी आती है ना पेरेंटिंग और चाइल्डहुड की। अच्छा, पेरेंट्स मोर इन्वॉल्व इन हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट सेफ्टी। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है ये आज हम देखेंगे, और इसको आज हम थोड़ा सा डीप डाउन, थोड़ा सा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि इस टाइम पे जो पेरेंट्स थे दे वर लाइक हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, ठीक है। एम्बर अलर्ट एवरी टाइम, दे आर अलर्ट फॉर देयर किड्स। अच्छा, इनको बहुत ज्यादा एक चीज था कि हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें और ट्रॉफीज लेकर आए, ठीक है। मतलब इन इन बच्चों से रिक्वायरमेंट भी ये गई की गई है। एंड दे लाइक दे आर द पीपल विद वीडियो गेम्स, ठीक है, एंड सिस्टम्स और नई नई चीजें और सिस्टम क्रिएशन पे बहुत ज्यादा काम किया है कि सिस्टम्स होने चाहिए, प्रेफरेंस होनी चाहिए, सिस्टम्स होने चाहिए। अच्छा, इनकी लीडरशिप कैसी रही है? दे प्रेफर लीडरशिप स्टाइल्स दैट आर डेमोक्रेटिक, ठीक है, ऐसे जो डेमोक्रेटिक हो, मतलब इम्पोज्ड ना हो। दे पीपल कांट वर्क इन द इम्पोज सिस्टम्स, दे एक्चुअली हैज द द इमोशनल ब्रस्ट हो जाता है इन लोगों का, ठीक है। participative environment, they like participative environment. Like now I'm talking, so you guys are mostly thinking when it's time when I'm going to say something, and that is natural, that is not like to judge anyone, that is natural,
अच्छा, they actually they like the relationship, in the leadership की जिसमें relationship oriented हो. The leader must have, some sort of interaction with them. ठीक है, transformational हो, things which can be changed, because this era has been gone through with the, the elders like the Generation X and baby boomers. They have seen it so closely. So they have their own way of thinking. So they want everything to transform. And it's not just that they want things to transform, they have faced a lot of transformation in their time. Like we guys, we have seen a lot of transformations. Like अगर हम देखें नीचे कि हमारा जो communication था, telephones were so comfortable. हमने start किया था वो फोन घुमाने वाले से, right? But text, social media, smartphone, iPhones, it all comes in our way. So we have seen that developments, we are witness to that developments, and we are so much comfortable with, with the digital communication. We are okay with it. तो ये जो एक चीज थी ना, ये एक डिफरेंस था मिलेनियल्स और पिछले सब लोगों में. बिकॉज पहले लोग इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे. एक ईमेल एक बहुत बड़ी बात होती थी. लाइक इन द स्टार्ट, अगर हम अपने लाहौर शहर की बात करें पाकिस्तान में, देयर वाज ओनली वन कंप्यूटर इन यूईटी वेयर दे सेंड द ईमेल्स. पूरे पूरे शहर में एक एक कंप्यूटर हुआ करता था 1965 से 1980 के दौर में. बट 1981 से 1995 तक में अगर देखें तो हर दूसरे घर में जहाँ पे एक मिलेनियल बच्चा जो है वो पैदा हुआ है, तो उसके घर में एक कंप्यूटर जरूर आया है जिसमें 92 विंडो और उससे पहले वाली डॉस जो है वो चला करती थी. ठीक है, तो ये एक सीन था. वर्क एक्सपेक्टेशंस क्या है इन लोगों से ना, ये क्या रखते थे? they actually love to be with technology, diversity, growth opportunities इनको मिल रही हो, कैरियर इनका डेवलप हो रहा हो. ठीक है, कनेक्शन टू पर्पस इनके अंदर एक चीज थी जो मिलेनियल्स में निकली. ठीक है, एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. अभी भी मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि मैं अक्सर देख रही होती हूँ, लोग कहते हैं कि मिलेनियल्स आर द डेड जनरेशन, एंड आई ऑलवेज आर्ग्यू विद इट, बिकॉज दे वर द ओनली जनरेशन जो कि अब सबसे ज्यादा कंसर्न है पेरेंटिंग को लेकर, लाइफ को लेकर, पर्पसफुलनेस को लेकर, अपनी जिंदगी की चीजों को क्वेश्चन करते हैं ये लोग. And they are actually bringing the change for Gen Z and Gen Alpha. मतलब आज if we see the diversification in Gen Z and Gen Alpha, so all credit goes to the millennials, because they have been gone through with the environmental, the technological and every sort of difference. हम लोगों ने diversity देखी है और उसको inculcate होते देखा है. But yes, at very moments, many of them are running away from more diversity, because वो बात है ना कि एक इंसान थक गया होता है तो he need to comprehend what's going on. अच्छा, मीटिंग प्रेफरेंसेस इनकी कैसी थी? स्पॉन्टेनियस, किसी भी टाइम हो जाए, दे आर रेडी. दे एंजॉय ग्रुप डिस्कशंस, interactive activities, they like it. On the go meals, they like it. And they are not like others के, मतलब अगर millennials को देखें, they are very comfortable with meetings. They are good to carry meetings in any way. They are not so much scared कि अच्छा बॉस आ जाएगा तो टाई सीधी कर लूं और कपड़ों की कीज ना हो. They are good to go in whatever form they are. But yet they have some sort of idea कि अच्छा मीटिंग रूम है तो ऐसी ड्रेस कोड हो. ठीक है, so they actually are into it. अच्छा, फिर हम थोड़ा सा देखते हैं जेन जी को. जेन जी को अगर हम थोड़ा सा देखें, इनके पेरेंटिंग और इनके चाइल्डहुड को, तो इनका पेरेंटिंग स्टाइल जो है, दे इनकरेज द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, दे कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू मीडिया. ऑलमोस्ट एवरीवन एवरीथिंग हैज अ डिजिटल इक्विवेलेंट, जो है ना उन्होंने इसको रखा हुआ है. डिजिटली दे आर सो इक्विप्ड. ठीक है, तो ये इनकी थोड़ी सी एक हम देखते हैं लीडरशिप इनमें देखते हैं. व्यू द इंटरनेट हैज द अथॉरिटी. मतलब जेन जी, इफ आई एम गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम जेन जी राइट नाउ, दे कैन सिंपली गूगल इट. they don't need to bother more into it कि क्या उसमें सीरियस सोचना है. they can simply google it. They can see what chat gpt used to say. they prefer coaching style leadership, जिसमें थोड़ा सा गाइडेंस भी हो, उनको भी मौका मिले अपना माइंड यूज करने का. दे डोंट लाइक कि बस अथॉरिटी एक दे दी, एक कह दिया कर दो तो
वो वैसे आंखें बंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर इनको उठा के हम अर्ली जनरेशन के पास लेके चले जाएं, द ग्रेट जनरेशन, दे वर लाइक, वो कहेंगे ये किस तरह की लीडरशिप है इनकी, बिकॉज वो बिल्कुल एक कंट्रास्ट है ना। अच्छा, दे एक्सपेक्ट द पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, दे एंजॉय बीइंग ऑन लोकेशन। अच्छा, इनकी दफा में अगर हम देखते हैं जो कम्युनिकेशन है, स्मार्टफोन्स देयर, एप्स देयर, स्नैपचैट देयर, वीडियोस देयर, एंड दे यूज इमेजेस एंड सैम्पल्स, ठीक है, प्रेफर फेस टू फेस। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इनका देखते हैं वर्क एक्सपेक्टेशंस, टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिटी, फ्लेक्सिबल आवर्स, दे लव फ्लेक्सिबल आवर्स। दे आर नॉट इवन लाइक द मिलेनियल्स जिनको आप 9 to 5 बिठा दो। दे एक्चुअली लव एंड प्रेफर कि अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। दे लाइक इंडिपेंडेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों में ज्यादा है। ऑथेंटिसिटी, दे डिमांड ऑथेंटिसिटी, मतलब मिलेनियल्स यूजुअली फॉलोज, बट दे एक्चुअली डिमांड ऑथेंटिसिटी। एक्सेप्टेंस है इन लोगों में, दे आर एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस रखते हैं ये लोग। अच्छा, इनकी मीटिंग प्रेफरेंसेस क्या होती है? ये जो है ना, इनको सोशली ही जो है ना, सोशल मीडिया ऑप्शंस आर गुड फॉर देम, ठीक है, एंड ऑप्टिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, दे डोंट केयर फॉर पेपर, ठीक है, शॉर्टन अटेंशन स्पैम है इनका, दे एक्चुअली डोंट केयर। पेपर से मुराद क्या हम कहेंगे कि अगर हम जनरल देखेंगे थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी होगी। But the point is कि they can simply take notes on, on their mobiles, on their WhatsApp chats, or somewhere, on their notepads, जो उनके digital notepads होते हैं। But they are not like people जिनको आप ये expect करें कि आप पूरा पूरा सेशन देंगे, वो एक एक लफ्ज लिखेंगे। अगर कोई लिखता है, that is complete choice, ये शुरू से अब तक choice ही है। So this is the little, introduction of generations। तो इससे थोड़ा सा हमें आइडिया होता है कि व्हाट डिफरेंस दे गाइज हैव, ठीक है। यहाँ तक हम इस चीज को हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, यहाँ तक में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई चीज जो अंडरस्टैंड ना हो रही हो, हम कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, हम लोग ये चीज कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं। गुड टू गो, हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, ठीक है, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है कि डीपेस्ट फियर क्या होता था। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट एज थी उनका डीपेस्ट फियर पता है क्या होता था? द वर्ल्ड इन 2016, क्योंकि तब बहुत सारी बुक्स आई थी कि 2016 में दुनिया खत्म हो जाएगी, एंड वर्ल्ड विल बी चेंज, ठीक है। और जो उसके बाद बेबी बूमर्स है ना, उनका डीपेस्ट फियर ये था कि नो लॉन्गर सेंटर ऑफ अटेंशन, उनको अटेंशन ना मिले। बेबी बूमर्स एक्चुअली लव टू सीक अटेंशन, दे वर वेरी मच इनटू अटेंशन सीकिंग पीपल। अच्छा, जो इसके बाद जनरेशन एक्स थी ना, व्हाट अबाउट माय जनरेशन, मेरा क्या होगा? इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी दादियां और नानियां और दादा और दादियां ना, तो उनका एक नाना और दादा जो होते हैं, उनका एक सबसे ज्यादा ये होता है कि हमारा क्या होगा, हम मतलब हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। सो दे आर काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, जो मिलेनियल्स का डीपेस्ट फियर है ना, वो जो है होता है, उनका होता है पेइंग ऑफ स्टूडेंट डेब्ट। उनके जो उन्होंने एजुकेशन अपनी ली होती है और जो लेना चाह रहे होते हैं, दे ऑलवेज बीइंग वरीड अबाउट इट। लेकिन जेन जी का जो डीपेस्ट फियर होता है ना, दैट इज लो बैटरीज। ठीक है, इफ योर फोन इज रनिंग आउट ऑफ बैटरी, दैट इज समथिंग fearful थिंग, ये उनका सबसे fearful पॉइंट होता है। सो ये एक चीज है। अच्छा, वो कह रही है कि हम मिलेनियल्स हैं, तो हम एज ए पेरेंट अपने आप को कहाँ देखेंगे? हम मिलेनियल्स में ही देखेंगे। ठीक है, मिलेनियल्स में ही देखेंगे, गुड। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह, जेन जी और जेन अल्फा पे आते हैं। अच्छा, बिफोर जंपिंग इनटू इट, आई रियली वांट यू टू नो अंडरस्टैंड वन थिंग, everyone is unique, all of us, कोई सी भी जनरेशन हो, दे हैव देयर ओन यूनिकनेस। इफ वी से जेन जी एंड जेन अल्फा, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी बहुत ज्यादा, जो कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत ज्यादा रहती है, कि जेन जी आर द वीकेस्ट जनरेशन। किसी ने सुनी है ये बात
कि जेन जी आर द वीकेस्ट जनरेशन, जेन अल्फा आर द मोस्ट वीक होंगी, मतलब वो कह रहे होते हैं कि बहुत वीक हैं, बहुत कमजोर हैं, ये तो बेचारे बिल्कुल भटके में हैं, कि तो कोई जिंदगी नहीं है उनमें, तो कोई सेहत ही नहीं है उनमें, तो कोई मतलब मोरालिटी भी नहीं रही बेचारों में, मतलब वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। Actually, this is because we are too much judgmental. This is only because we are not accepting their uniqueness. This is because we are not accepting the fast-paced world. It is because we are not going to understand which age and era they are actually born in. मैंने आपको बताया ना कि हमें जो बड़ा करने वाले, जो हमें हमें जो हमें हमारे एल्डर्स थे ना, दे वर वेरी स्टिक टू देयर ग्राउंड्स। हमने देखा है वो अपने ग्राउंड से बहुत स्टिक थे। हमारे पेरेंट्स में जाके थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आई थी कि बच्चियां पढ़ सकती हैं, यूनिवर्सिटी जा सकती हैं, और जो है वो अपना कैरियर चूज कर सकती। हमारे मिलेनियल्स के पेरेंट्स ने ये चीज अंडरस्टैंड की थी कि मतलब हम मिलेनियल्स जो है वो यूनिवर्सिटी जा सकती हैं बच्चियां। हैव यू एवर सीन कि हमसे पहले वाली जनरेशन यूनिवर्सिटी जा रही हो और वो कोई टैबू ना हो? इट वाज अ टैबू कि बच्चियां पढ़ रही हों, स्कूल जा रही हों, को करिकुलम एक्टिविटीज में, बहुत रेयर था। ये मिलेनियल्स थे जिनको उनके पेरेंट्स ने ये सपोर्ट दी थी। ठीक है, जनरेशन एक्स ने ये फ्लेक्सिबिलिटी पकड़ी थी और जनरेशन मिलेनियल्स को वो ट्रांसफर की थी। और फिर हम देखते हैं कि मिलेनियल्स ने फिर करके दिखाया वो रैपिड वर्ल्ड चेंज, और वो जो डाइवर्सिटी क्रिएट करनी थी, मिलेनियल्स वर देयर टू क्रिएट दैट डाइवर्सिटी फॉर द जनरेशन जी। हैव यू सीन कि हमारा एक्शन, हमारा रोल बीच में इंपॉर्टेंट था, लेकिन नाउ इट व्हेन इट कमिंग्स टू जेन जी एंड जेन अल्फा, वी आर स्टिकिंग टू द ग्राउंड, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द यूनिकनेस। They are not like us. They are not like us. They are different from us in many ways. ठीक है? Now, if if the girl is on top, as I have seen the message, it means parent तो millennial है. Are you getting my point? If we say they are weak, parent तो millennial है. They if you are not giving them the good diet, then how you are going to, ask them they are weak? I mean, we are the shareholder as well. So before jumping into anything, we have to see which share we are holding there. ठीक है, जेन जी जो पैदा हुई है वो जेन, उसके पेरेंट्स कौन है? या तो जेन एक्स है, ठीक है, या मिलेनियल्स हैं। जेन जी के पेरेंट्स या जनरेशन एक्स हैं जो कि मिलेनियल्स के भी पेरेंट्स थे, वो मिलेनियल्स से पेरेंट्स निकल रहे हैं। उन्होंने जेन जी को पैदा किया है, और जिन्होंने जेन जी को पैदा किया वही जेन अल्फा पैदा कर रहे हैं। और अभी तो जेन जी जो है उसने बच्चे, उनके तो अभी जेन अल्फा आना शुरू हुए हैं। तो मेजोरिटी दे आर कमिंग बाय द मिलेनियल्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? I mean, before jumping into conclusion, we have to see which share we are holding in their, performance, in their tarbiyah. So here it comes to us. What what I am saying actually, everyone is unique. And why I'm saying so? We will see Islamically as well, what actually Quran says us, what Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam said to us. हम उसकी रूह से भी देखेंगे, क्योंकि देखें जनरेशन कोई भी हो, कुरान और सुन्नत वो सबके लिए एक जैसी है। ठीक है, मतलब जनरेशन कोई सी भी आए या जाए, टेक्नोलॉजी कोई सी भी आए या जाए, लेकिन कुरान इज फॉर ऑल, फॉर एवरी मोमेंट, फॉर एवरी एरा, फॉर एवरी डेकेड, फॉर एवरी जनरेशन। आर वी एग्रीड ऑन इट? So if something is coming from Allah subhanahu wa ta'ala, that is definite. We have to see what we are, doing with it. So the first thing before jumping into anything, we have to accept that everyone is unique. क्या हम सब लोग ये चीज accept कर सकते हैं कि all of us are unique? We all have different sort of emotions. We all have different kind of, expression. हम different way में खुद को express करते हैं। ठीक है, हमारे इमोशंस डिफरेंट हैं। हम में से कोई गुस्से में मुंह फुला लेता है और कोई गुस्से में मुंह सुकेड़ लेता है। सो वी कैन नॉट जज एनीवन बाय देयर फेस। हमें से कोई टेंशन देते हुए
बांध लेता है, कोई खड़ा कर लेता है. एवरीबडी हैज different expression. We cannot judge from the body and face and expression that what anybody is doing. So ठीक है. अच्छा, आई विल टेक क्वेश्चन इंशाल्लाह राइट आफ्टर इट इंशाल्लाह. ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं जेन जी एंड जेन अल्फा. एंड यस, यू गाइस कैन शेयर the meeting link with your friends and family. There is no objection inshallah. अच्छा, थोड़ा सा हम जेन जी को देखते हैं. ठीक है, एंड देन वी विल मूव इंशाल्लाह. अच्छा, जेन जी में ना कुछ चीजें अवॉइड करने का एक टेंडेंसी ज्यादा है. ठीक है, जिसकी वजह से हम जो मिलेनियल्स हैं या एल्डर्स हैं, हमें लगता है कि दे आर नॉट डूइंग वेल. ठीक है, जिसकी वजह से हम उनको जज कर रहे हैं. लेकिन वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं. जेन जी आर एक्चुअली अवॉइडिंग कम्युनिकेशन बिकॉज द मिलेनियल पेरेंट्स वर नॉट अटेंडेड देयर चाइल्डहुड. इस वजह से जेन जी में वो जो पेरेंट के साथ एक कम्युनिकेशन वाला पोर्शन था, वो गैप में था. अर्ली एज से लेकर ऑनवर्ड्स देयर टीन तक दे वर अनेबल टू कम्युनिकेट विद देयर फैमिली मेंबर्स. इवन भाई भाई के साथ बैठ के बात नहीं की हुई, सारी जिंदगी गुजर गई बिकॉज दे नेवर गेट टाइम. वो सुबह सब मिलके स्कूल जाते रहे हैं, फिर ट्यूशन जाते रहे हैं, फिर कारी साहब आते रहे हैं, फिर लाइफ चलती रही है, बट दे नेवर गेट टाइम टू कम्युनिकेट इवन इन द फैमिली. तो कम्युनिकेशन से दे अवॉइड कम्युनिकेशन. इस वजह से जेन जी की जब शादियां भी हो रही हैं, तो क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग कपल कोचिंग और कपल काउंसलिंग करते हैं, तो जब जितने भी जेन जी जोड़े आते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है दे नेवर कम्युनिकेट. अभी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे व्हाई दे डोंट कम्युनिकेट. ठीक है, वी विल आल्सो सी व्हाई इट इज हैपनिंग. जिस तरह थोड़ी सी व्हाई तो मैंने बताई दी है, बट वो क्यों हम उनको अजम्पशन बहुत हाई है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे. अच्छा, दे अवॉइड कन्फ्रंटेशन. दे इवन ब्रेकअप rather they confront. This is the problem. It's easy for them to break up after 4 months, for 6 months. It's easy for them to do the breakup, but they will not confront. So this is the area where we also have to see कि what's actually went wrong. क्योंकि ऐसा होता नहीं कि बचपन से एक माइंडसेट निकलता है. Obviously the past has been influenced them. ठीक है, constant attention. ठीक है, they cannot give the constant attention to anything. They cannot give. क्यों? क्योंकि अटेंशन स्पैम छोटा है. अच्छा, अटेंशन स्पैम कैसे बिल्ड होता है? अटेंशन स्पैम ना आपकी जो डिजिटल यूज है ना, यूजेज, उसकी वजह से बढ़ता है या कम होता है. ठीक है, तो अटेंशन स्पैम जो है वो डिजिटल चीजों से और आपकी फूड चॉइसेस से आपका अटेंशन स्पैम जो है ना, उसको आप बढ़ाते हो या कम करते हो. ठीक है, तो इनका अटेंशन स्पैम जो है वो अवॉइड करते हैं कांस्टेंट अटेंशन से. उसकी रीजंस बहुत सारी हो सकती हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं. अच्छा, but also what they more avoid actually, they visualize and assume and react. ठीक है, they visualize, they see things, they assume it in their head, and then they react. That's it. Simple go with Gen Z. They visualize things because they have the visual strength. Why? Because they are so good in technology, as we already said. जब ये पैदा हुए हैं तो मोबाइल फोन उस वक्त तक पैदा हो चुका हुआ था. ठीक है, तो जब ये हुए हैं तो मोबाइल फोन ऑलरेडी थे मार्केट में. दे हैव विजुअलाइज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ देम फ्रॉम द वेरी अर्ली एज ऑफ देम. सो दे विजुअलाइज, दे अज्यूम एंड दे रिएक्ट. वो जो बीच में कम्युनिकेशन और कन्फ्रंटेशन वाला पार्ट था ना, वो उनको नहीं मिला. Because they have seen things, whatever they have seen, they actually installed in their mind. Parents were absent at that moment. Millennials were absent at that moment. So sorry, but millennials and Gen X were, absent, and I don't know what they were doing. But mostly they were doing something important as well. I'm not judging them, but obviously they have picked up some responsibility which are actually not their responsibility, right? So this is how it happens कि Gen Z जब पैदा होके वो जब अपनी टीन तक भी आ गए हैं ना, they actually visualize, they assume in their head and they react. So never mind if they don't communicate. अगर वो communicate नहीं कर रहे तो you can be the one who initiate.
ठीक है। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, जेन जी जो है वो इस बर्न आउट के फिनोमेना, मतलब जब जेन जी आई है ना दुनिया में, जेन जी शुरू हुई है, तब से ये बर्न आउट का फिनोमेना भी बहुत ज्यादा हुआ है, बिकॉज द लैक ऑफ एम्पथी वर देयर। ठीक है, lack of empathy were there, they were not able to communicate, but when they communicate ये they said it all, वो सब कुछ ही कह देते हैं, और फिर जिसको कह रहे होते हैं they also feel the burnout and they themselves feel the burnout. So lack of empathy were there, जिसकी वजह से they are not getting the full chance of showing themselves in a perfect way. अगर जिसकी उन जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वहां काम हुआ हुआ है तो डेफिनेटली दे आर good to go with it. And then the Gen Alpha, थोड़ा सा Gen Alpha को देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन Gen Z के मामले में? And are you guys enjoying it? Isn't it so boring for you guys? अगर बोर लग रही है तो मुझे बता दें। अगर नहीं सही, अगर मतलब कहते हैं ना कि किसी को लग रहा होता है ना यार ये तो बहुत मुश्किल चीजें चल रही हैं, तो ये मुश्किल नहीं है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, आई लव दिस सॉर्ट ऑफ स्टडी। और जब भी हमारा ये होता है पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स, तो आई आल्सो मेक द पोर्टफोलियोज, और हम पर्सनालिटी पूरी पूरी जो है ना वो आप लोगों की वो बनाते हैं, पोर्टफोलियोज बनाते हैं। और उसको जब हम बनाते हैं ना तो वो फिर बड़ा एक आइडिया होता है कि वाई वी आर doing this and doing that and how we are talking like this, why we said so, why अगर कोई बोल रही है तेज तेज, why she is saying so, it's normal to have it। अगर कोई बहुत ज्यादा जो है वो कर रही है। अच्छा, so now I'm getting the messages, let me see। Okay, good, thank you। What stopped them to confront? Because they have never seen it. The parents were actually absent throughout the timeline where they need to, discuss with them, talk to them. Because for millennials, confrontation is the crime. For millennials, confrontation is the, hypertension create करती थी millennials को। उससे पहले वाले तो अपने आप को बिल्कुल सही समझते थे, they never confront। So when it comes to millennials, they were not even able to confrontation a easy thing। जैसे होता ना कि अब जाके ये बात शुरू हुई है कि हम इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ये टैबू नहीं रहा। confrontation was a taboo to millennials, is it true or not? So we didn't transfer it to them। अगर हम उनको ट्रांसफर नहीं करेंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट कि वो कन्फ्रंटेशन को इजी लेंगे। तो जब अगर मिलेनियल्स जो है वो कन्फ्रंटेशन को हाइपर टेंशन में मल्टीप्लाई करेंगे, सो उसको टैबू बनाएंगे, तो आगे वही ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ओके, गुड, थैंक यू सो मच फॉर द गुड फीडबैक। Zara कह रही है I feel generation Z is so misunderstood, I realize, yes they are, yes। या इसरा, मैं हमेशा जो MBTI और जेन जी मिलेनियल्स अल्फा, आई मेक द पोर्टफोलियो विद एवरी ऑफ इट, इसके साथ ही, एंड इट क्रिएट अ बिग डिफरेंस। नॉट जस्ट दिस, आई आल्सो टेक इट न्यूरोलॉजिकली, किस तरह हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है। सो व्हेन वी स्टार्ट मेकिंग इट, हम इसको थोड़ा होलिस्टिक लेते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जेन अल्फा को देखते हैं, देन वी विल मूव इंशाल्लाह। अच्छा, जेन अल्फा जो है ना ना दे आर, दिस इज नाउ डिफरेंट। ठीक है, दिस इज नाउ गोइंग टू बी कूल। अच्छा, इफ इफ आई टोल्ड यू, इफ आई टेल यू कि इस वक्त एंटी एजिंग कल्ट जो है ना, दे आर जेन अल्फा, दिस इज रिडिकुलस, राइट? But the girls of age 11, 12, 13, 14 are using anti-aging creams because they are actually grown up so early। ये लोग 6-7 साल की उम्र में they love to call them girls and boys। I mean, Gen Alpha like to call them not babies but boys and girls।
हैव यू सीन देम? अगर आपके बच्चे जो हैं वो 19, ठीक है, मतलब हम थोड़ा सा अगर देखें तो हमें आइडिया होगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट दे आर हैविंग. दे डोंट लाइक टू कॉल मीना, सोनू, काकू, पारू. नो, ठीक है, they are like, why, what are you doing, girl, come here. They are like anti-aging girl. Now when they are reaching to their 12 and 13, they feeling like old. They call Gen Z oldest. Can you even imagine? They call Gen Z oldest form, or the old things. They call Gen Z the old thing. And the girls who are 8, 4, and 5, like the message they have shared, that now they are doing their makeups. Like we were discussing, हम लोग अपनी फैमिली में जिस तरह हम सब खवातीन जो होती हैं बातचीत कर रही होती हैं, तो हमारी अब जो एल्डर सिस्टर है, वो टेलिंग हर कि आप मतलब शी वर लाइक, नहीं मेरी बेटी को ये नहीं यूज करना चाहिए. आई वाज टेलिंग हर कि जो अभी तो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, उनका अपना मेकअप किट्स होता है, अपनी मेकअप किट है उनकी, एंड दे हैव देयर ओन स्टाइल, दे हैव देयर ओन वे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. तो दिस इज नाउ तो अब जेन अल्फा के लिए तो हमारे पास बहुत जो है ना, अ, अपने अंदर वो निकल जाती है, क्या कहते हैं, गुंजाइश निकल जाती है. लेकिन फॉर जेन वी आर फीलिंग लाइक लिटिल, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं. अच्छा, देन दे आर मोर इनटू व्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग. They are into vlogging. I mean, they guys are sharing stuff which we cannot even imagine in our lifetime even. मतलब हम लोग नहीं सोच सकते कि एक बच्चा जो है वो स्कूल जाने से पहले भी जो है वो ये बता रहा होगा कि मेरी आईज के नीचे रिंकल्स आ गए हैं सोने की वजह से, तो आई हैव टू कवर इट फ्रॉम दिस कंसीलर. I mean, but Gen Alpha is doing it. They are doing it for real. I mean, we millennials, हम मुंह धोके निकलने वाली कौम हैं और अभी तक हैं. But Gen Alpha, they are even worrying about their wrinkles. कि मेरी eyes के नीचे bags है. I mean, they are for real. And that is why we call them the anti-aging cult. Acha, and there are so unique things about Gen Alpha. They want fun routine and fancy package. Give them any good thing in the serious package, they will not accept it. But if the packaging is fancy, they are going to take it in any way. No matter what is, even the product is totally, बिल्कुल मैं अब उसको क्या बोलूं, प्रोडक्ट बिल्कुल अपनी क्वालिटी के लिहाज से बिल्कुल माइनस में जा रही हो, बट इफ द पैकेजिंग इज फैंसी, गो विद इट. they have some statics, they want to see good things. Acha, and there is another very interesting fact about Gen Z. They want healthy lifestyle, healthy style, but also they want the fancy food. I mean, they both are two opposite directions, but they are like this. They want the healthy style, but they want fancy food. And this is how they. Achha, and there is another thing. They are not into reading. They are not into reading. I mean, this is now the theories are coming, and this is where actually, this is the area where I actually want to work more on it, and I really want to conduct a workshop on it. That why Gen Alpha is not into reading. They avoid reading. I mean, they talk well, they talk so well, वो बोल सकते हैं, but they are not into reading. ठीक है? And they are avoiding the reading. Why? Because everything is so calculated and uh, so easier for them, to go without it. Okay, so there are a lot of reasons behind it. Those जिनके parents इस पे बच, but those who are from the very early childhood, they are with the mobiles, screens, and everything. So they are seeing the problem there. And the another thing with Gen Alpha, which is so interesting and I like it, that they have personal boundaries. आप में से जिसके घर भी जेन अल्फा है ना, और मेजोरिटी मिलेनियल्स के घर में इस वक्त जेन अल्फा होंगे. हैव यू सीन दोस गाइस के दे हैव वेरी गुड पर्सनल बाउंड्रीज, इतनी जितनी उनके माँ बाप की भी नहीं है. दे नो के अम्मा ने ये करना है और अम्मा ने इसको नहीं छेड़ना.
अब्बा ने इधर आना है और अब्बा ने इधर नहीं आना, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट, दे हैव अ वेरी क्लियर माइंडसेट. I mean, I am learning personal boundaries from Generation Alpha. Can you even imagine? Me being a coach, I am learning the way they do. I mean, this is interesting. And I always say everyone can learn, from people around you. And your Gen Alpha is one of them who are going to, help you so much in it. So they have very good personal boundaries. They know कि किसी को किस line पे रखना है. अच्छा, and they have very direct approach. They don't, they are not like millennials at all. Gen Z भी इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर लेती थी कोई भी बात करने से पहले, ठीक है. बट जेन अल्फा दे हैव द वेरी डायरेक्ट अप्रोच. दे आर नॉट लाइक, अच्छा हमें हमें जेन अल्फा अक्सर ऑफेंड क्यों कर रही है बड़ों को, क्यों ऑफेंड कर जाती है जेन अल्फा, सबको इसलिए बुरी लगती है बिकॉज हम कहते हैं हम थे तो हमने तो कभी अपनी माँ को जवाब नहीं दिया. बट दे हैव द पर्सनल बाउंड्रीज. बजाय ये कि हम इनको बुरा भला कहें, व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट दिस इज द वे दे आर, this is their uniqueness, this is their power point, and not the powerpoint वो वाला, ये उनका power pose समझ लें आप. this is something which is their strength. बजाय ये कि आप उनकी strengths को उनकी weaknesses में convert कर दें. why don't we take these things as their opportunity? I mean, as I told you, Gen Z is not into communication. हम उनकी इस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को उनकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है ना. और हम लोग उनकी इस चीज को कन्फ्रंट नहीं करते, तो क्या हम उनके इस चीज को जो है उनकी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि दे कैन फेस एवरीथिंग and they can rule the world? Why don't we dare to help and support and facilitate them rather to blame them? And yes, बिल्कुल ठीक है, एक मदीहा ने यहाँ पे कमेंट किया कि मुंह फट है, people used to say, yeah. उनकी अप्रोच डायरेक्ट है. क्यों अप्रोच डायरेक्ट है, थोड़ा सा इसको भी देखते हैं हम. जैसे आपने देखा कि जो ग्रेटेस्ट जनरेशन थी उसमें एक बंदा लीड करता था और बाकी सब सिर्फ चुप करके सुनते थे, सही कहे गलत कहे, बिल्कुल सही कहे गलत कहे, हर चीज ओन करनी है. उसके बाद जो लोग आए उन्होंने लीडरशिप, क्योंकि घरों में लीडर्स पैदा नहीं हुए थे, घरों में सिर्फ वो पैदा हुए थे जो सुनते थे. ठीक है, जब उन्होंने सुनने सुनने वाले लोग प्रोड्यूस करे तो उनमें से कुछ लोग फिर उसके बाद की जनरेशन थी, उसमें क्या हुआ कि देवर लाइक, मैंने जैसा बताया कि वो एक औरत की अथॉरिटी चलनी है, अम्मा जान ने कह दिया तो ऐसा ही होगा, तो बाकी सबके मुंह क्या हो गए, बंद हो गए, मतलब नो नो, नथिंग टू से. मिलेनियल्स भी देवर लाइक ऑन द, हम अपनी माओ की आंखों के लेंस पे काम करते थे. माओ की आंखों ने देख लिया, हमने छोड़ दिया, अम्मा ने ऐसे देख लिया, हमें पता लग गया, आंखों से, मतलब कम्युनिकेशन इज ओनली आंखें. अम्मा की आंखें इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट विद द किड्स, और हम लोग बगैर उनके मुंह से बोले सब कर देते थे. ठीक है. बट नाउ व्हेन इट कम्स टू अस, हमने वो चीज आगे ट्रांसफर नहीं की जेन जी में और जेन अल्फा में. तो फिर जेन जी में जो एक इस तरह की डायरेक्ट अप्रोच थी वो थोड़ी सी कम हुई, लेकिन जो मतलब डायरेक्ट अप्रोच थोड़ी सी उनमें आई, लेकिन उसके बाद जेन अल्फा उसको पूरी तरह से अब ओन कर रहा है. तो आई मस्ट से दिस इज अ हाई फाइव फॉर मिलेनियल्स कि हमने वो जबान सिले हुए और होंठ सिली हुई औलाद नहीं निकाली. क्योंकि देखें, इस मौजूदा दौर में अल्लाह ने तो हर एक को लीडर बनाया है. ठीक है. मौजूदा दौर में अगर आप बच्चों को दबाने वाले पेरेंट बन जाते हैं ना, आप यकीन करें सारी जिंदगी उनके मुंह में जबान नहीं आएगी. अगर आप अपनी जबान, मतलब व्हाई डोंट आई लुक ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट लीडर्स अमंग देम. मेरे सामने ये हर चीज उनकी एक अपॉर्चुनिटी की एक फॉर्म है. बजाय ये कि ये ब्लेम करने की जगह, इट्स नॉट टाइम टू ब्लेम देम, इट्स टाइम टू एक्सेप्ट देम, embrace them. They are who they are. They feel what they feel. They don't pretend play. Gen Alpha never pretend play. Gen Alpha is so pure. आप उनको जिस फॉर्म में ढाल दें, they are, becoming it because they are full of purity. They are too direct. आपने कह दिया कि ऐसे है और उनको लगा ऐसे नहीं है, they will simply let you know कि ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं है. So that is how they are,
doing things. Okay, so it's been an hour. Let's look more into it. अच्छा, थोड़ा सा हम देखते हैं कंपैरिजन। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि कंपैरिजन को। हाँ हाँ, गुड। सो वेयर इज द, ओके। अच्छा, थोड़ा सा माइंडसेट देखते हैं। जो जेन जी है ना, ये डिजिटल पायोनियर्स में से हैं। ठीक है, दे ग्रो अप विद द स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंस्टेंट कनेक्टिविटी। ठीक है, दे वैल्यू ऑथेंटिसिटी, इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, जहां पे जेन अल्फा आई है ना, ये तो मतलब जब आए हैं तो एआई भी थी, एआर वर्ल्ड था, वर्चुअल एक्सपीरियंसेस थे, डिजिटल इंटरफेसेस। ठीक है। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि जब हम मिलेनियल्स को देखते हैं और अब जेन अल्फा को देखते हैं, और अगर हम उससे पहले वालों को देखते हैं जेन एक्स को, तो हमें पता लगता है कि उस वक्त से अब तक में कितना मतलब एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, अगर हम देखते हैं सोशल एक्टिविज्म ट्रेंड्स में, सबसे ज्यादा जो जेन जी में ना सोशल एक्टिविज्म है। आप किसी भी जेन जी लड़के लड़कियों को यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस में देखें, दे आर एक्टिविज्म में, दे आर गुड इन सोशल एक्टिविज्म। उनको आप कहें कि क्लाइमेट चेंज के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट रेसिस की इक्वालिटी के लिए, तो दे एक्चुअली डिमांड कॉर्पोरेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सबसे ज्यादा जो इस वक्त यूथ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, मेजोरिटी आर उनका जो फ्यूल है असल में वो जेन जी है, जो एक माइंडसेट लेके चल रहा है। अच्छा, जेन अल्फा को देखें तो दे आर इको कॉन्शियसनेस उनमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि दे दे आर गुड इनटू पैकेजिंग, दे लुक इनटू इट। और जिनमें जरा सी भी इको कॉन्शियसनेस में, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, सो दे आर गुड इन आस्किंग कि ये पैकेजिंग रिसाइकलेबल है कि नहीं है, हेल्दी डाइट है कि नहीं है, दे आर गुड इनटू इट। अच्छा, माइक्रो कंटेंट जो है ना, वो बहुत इजीली जनरेट हो रहा है जेनजी से। टिकटॉक वीडियोस हो गई, इंस्टाग्राम स्टोरीज हो गई, मीम्स हो गई, ऐसी ऐसी मीम्स मैं कहती हूँ कि जेनजी इज द चैंपियंस ऑफ मीम। आई मीन वी millennials are enjoying it a lot. I mean, we are not so good in creating memes, but we are good in sharing memes, and they are good in creating memes. And their attention spans are short as usual. ठीक है, and what about the Gen Alpha? They are visual learners. ठीक है, दे आर थ्राइव टू विजुअल स्टिमुलाई उनको मिलना चाहिए, वीडियोस, एनिमेशन, वीएफएक्स। जितने अच्छा वीएफएक्स जो सबसे लोग बना रहे हैं वो जेन अल्फा में से बना रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर सो गुड इनटू इट, दे आर गुड द वो जो एक होता है ना कि बहुत माइक्रो लेवल पे काम करना, दे कैन हैंडल इट वेल। आई मीन दिस इज अमेजिंग। वेरी रेयर जनरेशन आर दोज हु कैन वर्क ऑन माइक्रो लेवल। ठीक है, बड़े बड़े लेवल्स पे सब काम करते हैं, छोटे छोटे चीजों को माइंड में रख के काम करना, इट्स अ बिग थिंग। अच्छा, इंटरएक्टिव एप्स, दे आर इनटू इट। ठीक है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि हमें ना बताओ नहीं, दिखा दो। मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप गए फिर ये हुआ फिर ऐसा सूट था ये था, नो, जस्ट शो देम इन द पिक्चर। वो आपसे यही रिटर्न करेंगे, मामा पिक्चर दिखा देना, मामा दिखा दें कैसा है। They don't want the whole description of everything. They want thing to see, and that makes them visual, right? Acha, thinking pattern, Gen Z are multitasking wizards. I mean, they are the real, multitaskers. Multiple screen task एक time पे, and their brains are wired up for rapid context switching के लिए। they are wired up, उन्होंने अपने brain की न्यूरोपैथी होती है, और they have actually done with it। अच्छा, जो जेन अल्फा है उसके मुकाबले में दे आर अडेप्टिव, वो अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि दे आर गुड टू गो, दे हैव द डायरेक्ट अप्रोच। आपने कह दिया ये ऐसे वैसे, दे वर लाइक ओके, समझ आ गया, ठीक है, नहीं समझ आया नहीं। ठीक है, they absorb information from diverse sources, YouTube, educational app, interactive games. And Gen Alpha is the first generation who are now under learning through the, interactive and educational apps and games. Matlab, they are learning from educational games. I mean, this is amazing for me to know.
and these games and such things are, they exist. मतलब they are learning history from games, they are learning math from games, they are learning economics from games, they are learning about countries through games. So this is how it is. एंड क्रिटिकल सेप्टिक्स हैं जनाब, जेन जी हमारे फैक्ट चेक करते हैं हर चीज का, मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन को नहीं वो रखते। अच्छा, इंक्विजिट क्यूरियोसिटी रखता है जेन अल्फा, हर चीज वाई, एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी एंड्स एट देयर, so they are good with it, and these are the things which make them so special. Gen Z and Gen Alpha, they both are special in their own way. We see, हम लोगों ने ना वो चीजें एक्सप्लोर नहीं की which they have explored and they are actually taking benefit. अब ये हम पे डिपेंड करता है, चाहे तो हम उनको बुरा भला कह के दबा दें, जिससा होता है ना, वो घर में एक होता है कोई एक बहू आ जाती है और फिर सब उसको बुरा भला ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो यहाँ सेटल ही नहीं हो सकती। तो ये इन जेन जी एंड जेन अल्फा के साथ भी हमको यही सलूक कर रहे हैं। अच्छा, बट आई टोल्ड यू गाइस कि कुरान और सुन्नत तो एक ही है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है, एंड आई लव दिस हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बच्चा पैदा नहीं होता मगर इसके कि वो फितरत पे पैदा होता है, ठीक है। हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है, ठीक है। और फितरत क्या होती है? जो अल्लाह ने बनाई हुई है वो प्योर होती है, ठीक है, प्योर फितरत। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद ये आयत पढ़ी कि he created man, there is no altering of Allah's nature, there is the right religion, ठीक है। that is the right religion, कि अल्लाह ताला की जो तख्लीक है उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा, वही उसके पेरेंट्स होते हैं उसको यहूदी या ईसाई बनाते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी कल्चरल इम्पैक्ट या किसी भी तरह की अच्छी बुरी चीज पेरेंट्स भी उसके साथ जो भी मामला और उसका नर्चर कर रहे होते हैं, वो उसमें वो चीज आती है। बच्चे दीन फितरत पे पैदा हुए हैं, बच्चा जेन जी में पैदा हो रहा है, जेन अल्फा में पैदा हो रहा है, मिलेनियल में पैदा हो रहा है, पैदा वो दीन फितरत पे हुआ है, पैदा वो क्लीन हुआ है, पैदा वो प्योर हुआ है। कोई बच्चा पैदा होते साथ ये नहीं कहता कि मुझे टिकटॉक खोल के दे दो, कोई बच्चा पैदा होते साथ नहीं कहता कि मुझे ये स्क्रीन पकड़ाओ, या मुझे ये कार्टून नहीं दिए तो मैं तोड़ फोड़ करूंगा घर में। बच्चा पैदा होते ये नहीं करता। अगर हम कहते हैं कि बच्चे स्क्रीन पे टाइम गुजार रहे हैं, तो स्क्रीन दे कौन रहा है? 6 साल का बच्चा बाजार जाके किसी मार्केट से स्क्रीन अपनी जेब से परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर हम देखें कि बच्चों के मामले में हमें कुरान क्या कहता है, ठीक है, बच्चों के मामले में कुरान हमें बताता है कि हर बच्चा जो है वो गिफ्ट है, औलाद जो है वो एक तोहफा है, गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। अगर हम कुरान की आयत देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? वह हबना, ठीक है, हबना क्या होता है? गिफ्ट, ठीक है। हमने इसहाक जो है वो दिया, ठीक है, रब्बी हबली, अल्लाह मुझे हबली गिफ्ट कर दे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये देखिए, वहबली मिल्लदुन का वलिया, फिर यहाँ पे कहते हैं वह वहब हबना, ठीक है। मतलब हम हर जगह देख रहे हैं कि हर जगह जो बच्चा है उसको गिफ्ट की फॉर्म में जो है वो अंबिया और रसूल मांग रहे हैं। लेकिन हमारे पास जब बच्चा आता है हम क्या कहते हैं? आजमाइश है ये तो मतलब ये तो मुश्किल हो गई है, हम तो मुश्किल में पड़ गए हैं, ये तो बस बहुत बड़ी जो है वो जिम्मेदारी आ गई है, इसको गिफ्ट की तरह क्यों नहीं ले रहे? देखें, जब किसी चीज को आप चैलेंज समझ के लेते हैं ना, तो वो यहाँ पे चैलेंज ही रहता है, फिर आप उसको चैलेंज की तरह डील करते हो, फिर आप उसके हर एक्शन को चैलेंज ही समझते हो। लेकिन जब आप किसी चीज को समझते ही वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, तो उसको गिफ्ट की नजर से ही देखते हो। आपको एक चीज दे दी जाए और कहा जाए कि ये जो है ये आपके लिए चैलेंज है, ये मामला आपके लिए चैलेंज है, तो आपके माथे पे तेवरी चढ़ेगी, कभी भी आप रिलैक्स नहीं होगे उसको लेकर। तो इसलिए ऑलवेज लुक एट योर किड्स एज ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना व ताला। अच्छा, विद हम ये देखते हैं कि अच्छा स्पॉइल फिर बच्चे क्यों हो रहे हैं अगर मतलब दे आर सो गुड एंड। तो देखें, प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोगों ने एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया है जेंटल पेरेंटिंग का अपनी सोसाइटी में। जेंटल पेरेंटिंग को बहुत ज्यादा मिस यूज भी किया गया है, जेंटल पेरेंटिंग को लेके
इतनी एब्सर्डिटीज जो है वो कायम की गई हैं, इतना ज्यादा एक माइंडसेट डेवलप किया गया है जो कि मतलब सही नहीं था। मतलब बच्चों को ओवर पैम्पर करना कहीं से भी जेंटल पेरेंटिंग नहीं थी। बच्चों की हर चीज में हाँ मिलाना जेंटल पेरेंटिंग नहीं थी। बच्चों को हर चीज उनको फैसिलिटेट, हर तरह की चीज उनको ला के दे देना जेंटल पेरेंटिंग नहीं थी। मार्केट में आने वाली हर चीज उनके हाथ में दे देना हमारी मोहब्बत का सबूत नहीं था। महंगी चीज जेंटल पेरेंटिंग नहीं थी। अपना पेट काट के अपनी चादर से बाहर पाँव निकाल के उनको फैसिलिटेट करना जेंटल पेरेंटिंग नहीं थी। जेंटल पेरेंटिंग तो बच्चों के साथ अपना रवैया बेहतर करना था, एंड वी विल सी कि हमने क्या क्या बेहतर करना था। देयर आर लॉट टू लर्न। मतलब parenting is not a 1 day and 2 day or 10 hours workshop sort of thing. Parenting needs time. I mean, understanding the parenting and children and you and lifestyle, it's a lifelong thing. So gentle parenting ये नहीं थी। अब जो parenting है ना, it comes with the boundaries and consequences. I never say कि never draw a boundary with your kids. Boundaries do come, in the parenting. Consequences do come in parenting. I don't say stop your kids from everything, but I do say कि let them face the consequences at least. हमने इतना over pampered कर दिया कि they are not even able to comprehend the word consequences. बिकॉज दे थिंक हर चीज अम्मा अब्बा ने अब तो करनी ही है, करके देनी ही है। सो दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग रॉन्ग टू देम। दिस इज ओवर प्रॉब्लम, नॉट देयर प्रॉब्लम। सो ऑलवेज हैव सम विजन फॉर योर किड्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका अपने बच्चों के लेके क्या विजन है, आई मस्ट से do respond us in your WhatsApp group, because that chat will be saved in the group and you guys will be able to review your what you have sent before. So do you have some vision for your kid? If you do, then do write it. And then I asked you in the start that please take a notebook with you so you guys can see and write things which are important to you guys. ठीक है, अपने लिए नोट टेकिंग जरूर करें। सो ऑलवेज राइट द विजन फॉर योर चिल्ड्रन, डू राइट इट डाउन। ओके, देयर आर थिंग्स विच वी आर इग्नोरिंग। ठीक है, अब जेन जी के मामले में वी आर इग्नोरिंग द मेंटल हेल्थ, एज वी हैव सीन a lot of mess has been created for Gen Z. Gen Z का एक तो प्रॉब्लम, एक तो हमने उनके लिए ये क्रिएट किया कि हमने उनको मिसजज किया, but they are in the immense sort of pressure as well. Gen Z पैदा हो रहा है तो 3 साल से पहले वो स्कूल जा रहा है। कैन यू इवन सी? मतलब आपको कोई सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठा के कहेगा नहीं अभी निकल जाओ घर से बाहर, और उसके बाद फिर जब वो आते हैं दे हैव देयर अदर रूटीन्स टू फॉलो। जेन जी की लाइफ में सुबह सुबह नींद से उठने से लेके रात को सोने तक, इट ऑल कम्स विद द प्रेशर, प्रेशर 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 प्रेशर, और इतना प्रेशर कि नाउ जेन जी आर फेसिंग द मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड nobody is here taking them without judgment. आई मीन मैं अक्सर देख रही होती हूँ ग्रुप्स, और वहां पे लड़कियां होती हैं, और अक्सर जो ग्रुप्स हैं टोटल, तो हम उसमें देखते हैं कि लड़के हों या लड़कियां हों, जो मेंटल हेल्थ ग्रुप्स होते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि काउंसलर बैठता है और हमें भाषण देना शुरू कर देता है, बिकॉज द काउंसलर इज कमिंग फ्रॉम जेन एक्स एंड जेन मिलेनियल्स, and they are thinking that everything is going with Gen Z is because of the karma, and because they are too much into screens, that is why they are facing everything. No, not at all. Why don't we take responsibility that yes, we are failed to provide them the comfort zone where they can discuss and share anything which they want without judgment. I mean, this is something, it is on our side. So Gen Z is facing pressure and we need to equip ourselves well so we can raise them well. And I always see, never cry on the weakness, because we can always turn the weakness into strength. This power is in our hand.
ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है। ओवर प्रोटेक्टिंग एटीट्यूड, व्हेन इट कम्स टू जेन जी एंड जेन अल्फा, we are too much overprotective, and that is where we see say the helicopter parenting. And let me teach you what helicopter parenting is. Helicopter and this is something which I always say, stay away from helicopter parenting. So stay away from the helicopter parenting. Helicopter parenting होती क्या है? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग रेफर्स करती है ओवर प्रोटेक्टिव एंड हाईली इन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल को। ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर हर वक्त मूव नहीं करता रहता अपनी फसलों के ऊपर। ठीक है, तो उस तरह पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के बिल्कुल ऊपर हावी रहते हैं, और इतना ज्यादा हावी रहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, दे एक्सपीरियंस एंजाइटी, दे एक्सपीरियंस डिप्रेशन, दे आर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस उनके अंदर होती है। इंटेंस फोकस ऑन कंट्रोल एंड नेगेटिवली इफेक्ट करता है उनकी मेंटल हेल्थ को, उनकी कोपिंग स्किल्स भी वीक होती हैं। अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी, पेरेंट्स बच्चों के रूम में कैमरास लगाते हैं। अच्छा, मोबाइल भी देनी है और मोबाइल के ऊपर ऐसी ऐप लगानी है कि बच्चे का सारा डाटा हमें नजर आ रहा हो। बच्चे को हमने गूगल भी पकड़ाना है और हमने गूगल की हिस्ट्री भी देखनी है। हमने यूट्यूब और टिकटॉक भी देना है उनको और हमने उसकी हिस्ट्री भी चेक करनी है। एंड दिस इज द बिगेस्ट क्राइम विच यू आर डूइंग, द कंट्रोलिंग। दिस कंट्रोलिंग विल नॉट हेल्प यू। क्यों पता है क्या? आप उनको लाख लगा के दे दो, आप उनको लाख चीजें लगा के दे दो, पहली चीज उनका आप पे से ट्रस्ट जाएगा, दूसरी चीज उनका खुद पे से भी ट्रस्ट जाएगा, तीसरी चीज वो किसी और पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, और चौथी चीज जो भी उन्होंने देखना है ना। तो मेरे प्यारे लोगों, ये जो डिवाइसेस हैं दे आर हाईली कैपेबल कि आप इनको क्लोन कर सकते हो और आप अपनी हर चीज जिससे चाहो मर्जी हाइड कर सकते हो। You cannot even imagine the machine, the device which you handed over them. मैं एक चीज कहती हूँ, या तो दें नहीं, और अगर दें तो उनको जिम्मेदारी सिखाएं, और हमें उनको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना है, ना कि फोर्स डिसिप्लिन। बजाय ये कि आप उनका सेल्फ इमेज उनकी नजर में खराब करो, बेहतर ये है कि आप उनको उनकी जिम्मेदारी दो। हमने सारी जिंदगी उनके साथ नहीं रहना, हम लोगों ने ये जहाने फानी छोड़ के तो जाना है, और उनको हमने यहीं छोड़ना है। तो बजाय ये कि हम उनको वीकेस्ट कंडीशन में छोड़ के जाएं, जिसमें उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ ट्रस्ट भी ना हो, तो बेहतर है कि उनको आप सेल्फ डिसिप्लिन करें, उनको ट्रस्ट दें, उनको बताएं कि हम आपकी तरबियत की है, हमें आप पे यकीन है, आप कोई गलत चीज नहीं करोगे। और गलत चीजें मेजोरिटी टीन एज में जब आप जाते हैं, आप सबको अपनी टीन एज भी याद होगी अच्छे तरीके से। टीन एज में व्हेन योर हार्मोन्स स्टार्ट रिएक्टिंग, तो आपने दुनिया में हर चीज दोस्तों के साथ एंजॉय की होगी, देखी होगी, आप लोगों ने अपना एक टीन गुजारा होगा जिसमें आपने चीजें एक्सप्लोर की होंगी, आपने डिस्कशंस की होंगी, आपने अपने दोस्तों से हंसी मजाक किया होगा। बट व्हेन इट कम्स टू अवर ओन किड्स, हम चाहते हैं वो हंसे भी ज्यादा नहीं, वो दोस्तों से भी जो है वो रिजर्व रहे, वो ज्यादा जो है वो डिस्कशन भी ना करें, वो ज्यादा शेयर भी ना करें, लेकिन हम अपना टाइम भूल गए हैं। राइट? I mean, let them do and let them see the consequences. And rather कि हम ये कहें कि अल्लाह माफ करे, वो गलत consequences होंगे, why don't we focus on तरबिया? ठीक है, जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि मतलब एक बहुत सुनते हैं हम कि लड़कियों को शादी ना करवाएं क्योंकि लड़के जो हैं वो उनका ख्याल नहीं रखते। तो बजाय ये कि हम लड़कियों को भी एक नेचुरल लाइफ साइकिल से अलग कर दें, लड़कों को भी लाइफ साइकिल से अलग कर दें, वाई डोंट वी स्टार्ट डूइंग तरबिया ऑफ आवर मेन, कि वो हमारी बच्चियों को अच्छे तरीके से रखें। बजाय ये कि हम कहें कि भाई अलग अलग हो जाओ, व्हाई डोंट वी टीच बोथ ऑफ देम कि भाई तुम लोगों ने कोएग्जिस्ट करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, एक नेचुरल साइकिल चलाना है, तो एक दूसरे के साथ निभाना सीखना है। बजाय ये कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, हम तो बस कैंची चलाने पे आए हुए हैं, विच इज नॉट हेल्पफुल। सेम हैपन्स विद द पेरेंटिंग, कि हम बच्चों को जो है वो उनको कैमरे लगा लेंगे, उनको लोकेशन ट्रैक करेंगे, उनकी हिस्ट्री ट्रैक करेंगे, बजाय ये कि हम थोड़ी तरबिया कर लें, हम उनको खुद मुख्तारी दें कि वो अपने लिए सही गलत डिसीजन लेना सीखें। ठीक है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की जो टर्म है ना, वो 1960 में आई थी।
ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये कि थोड़ा सा जब हमने सेशन शुरू किया था तो उसमें चले जाएं तो मैंने आपको बताया था कि 1960s में इन लोगों ने पेरेंटिंग के ऊपर और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे काम करना शुरू किया था। और उस टाइम पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आए थे। उससे पहले वाले लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे, लेकिन वो डिसिप्लिन आगे ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जो है ना, ये तब क्वाइन हुई थी जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों की एक एक चीजों पे नजर रखा करते थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा मुनासिब समझा कि मैं आपको ये भी बताऊं कि ये टर्म बनी कब थी। जब ये मार्केट में पहली दफा आई है तो 1960s था। तो जनरेशनल स्टडीज का आपको फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई टर्म पढ़ते हो तो आपको आइडिया होता है कि किस माहौल में और किस इन्वायरमेंट में ये चीज निकली होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखें कि पेरेंटिंग है ना, डेलिकेट और बैलेंस जो है ना वो आपसे मांगता है। वो आपसे ये नहीं कहता कि आप जो है वो हेलीकॉप्टर ही बन जाओ। ठीक है, सो यहाँ तक कि आई होप की चीजें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, देन देर, अब अगर आप लोग थक गए तो मुझे बता दें। वी विल मेक इट ऑन सम अनदर डे। अदरवाइज वेरी शॉर्ट पॉइंट्स हैज बीन लेफ्ट। हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसको कम ओवरकम कर लेंगे। मैं थोड़ा सा देख लूं कितना रह गया है। ओके, सो आई एम गुड विद गाइस। आई होप कि ये आप ये जो आज की हमारी वर्कशॉप है ये मेरे लिए भी सदका जारिया बने। ये आप लोगों के लिए भी एक ऐसी चीज बने कि जिससे आप लोग बेनिफिट लें और अपनी आगे आने वाले बच्चों के लिए एक रिसोर्स बने। बजाय ये कि आप अपने बच्चों और उनसे खार खाएं, चिढ़ खाएं। You will be able to love them the way they are, and you guys will be able to अंडरस्टैंड कि एवरी वन इज डिफरेंट। वो फ्लेक्सिबिलिटी अल्लाह करे आप लोग लेकर आए। सो लेट्स नाउ अब हम थोड़ा सॉल्यूशंस की तरफ और चीजों की तरफ जाना शुरू करते हैं। अच्छा, creating the concepts, the thing which we need to do is we have to create this concept in your own, in our own homes. सबसे पहले अफेक्शन। एक्चुअली अफेक्शन इस वक्त माइनस हुई हुई है हमारे घरों से, हमारे लाइफस्टाइल से। ना मियाँ बीवी को अफेक्शन दिखा सकता है। मियाँ बीवी को दिखा देगा तो घर वाले बोलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमने वो घर ही नहीं बनाए हुए कि जहाँ हम मियाँ और बीवी का एक सेपरेट स्पेस हो। और सेपरेट स्पेस हो भी तो अफेक्शन हमें लगता है कि मतलब शादी हो गई तो अब क्या अफेक्शन। अफेक्शन इज समवट आपके बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। ठीक है, अफेक्शन कम्स फ्रॉम योर स्पाउसेस। लव, लव हमें लगता है एक बहुत अंडररेटेड चीज है। ऐसा नहीं है, मतलब ओवररेटेड चीज है। ऐसा नहीं है। ये ना मतलब हमने सही रेट नहीं किया लव को। लव इज समथिंग विच इज एसेंशियल फॉर एवरी रिलेशन। मतलब अगर एक बीवी है और एक शौहर है एंड दे एक्सप्रेस देयर लव टू ईच अदर, तो दिस इज गुड। दिस इज नॉट लाइक, और ये मोहब्बत बार बार हो सकती है। ऐसा नहीं है ये एक ही दफा अपनी मियाँ से अपनी बीवी से होती है, बार बार होती है किसी भी अच्छे एक्शन से, किसी भी अच्छी चीज से। असल में हम लव की जो कहते हैं ना कि कोई भी चीज हमें इंड्यूस करी होती है, हम ऐसी चीजें देखते भी नहीं है, हम ऐसी चीजें सुनते भी नहीं है, हम ऐसी चीजें पढ़ना भी नहीं चाहते। सो वी शुड हैव सम टाइम टू एक्सप्रेस अवर लव टू अवर स्पाउसेस, अवर चिल्ड्रन, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो। ठीक है, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज सो नेसेसरी। बच्चे जब देखते हैं ना, जब भी बच्चे ऐसी चीजें देखते हैं कि रिस्पेक्ट का एक आंसर देखते हैं। रिस्पेक्ट क्या होती है? जबान से होती है? नहीं, आंखों से भी रिस्पेक्ट होती है। दरवाजा खोल देने से भी रिस्पेक्ट शेयर शो होती है। चेयर पुल कर देने से भी रिस्पेक्ट शो होती है। इट डजेंट कॉस्ट यू। ये मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। एंड ऑलवेज से कि आप लोग वो चीजें वो अपने घर में इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ऐसी खुशी क्रिएट करें जिसमें आपको पैसे ना खर्च करने पड़े। ठीक है, एंड देन द कांस्टेंट एक एटीट्यूड रखें। ये नहीं कि एक दिन किया, कोई अच्छा दिन हुआ तो किया, बाकी दिन नहीं किया। अगर आप देखें ना तो मिलेनियल्स के जो हमारे बड़े थे, उनका क्या एटीट्यूड था? देवर लाइक जब किसी की बर्थडे होनी है तो देवर लाइक सो हैप्पी एंड चेरिशिंग एवरीथिंग। एंड दे डोंट इवन नो बर्थडे मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए। दे एवरीबडी एट दैट मोमेंट सेलिब्रेट्स द बर्थडे। जिस दिन बर्थडे है उस दिन खुशी खुशी गुजारना है। जिस दिन कोई घर आ गया उस दिन खुश खुश रहना है। जैसे ही मेहमान जाने हैं मूड बदल जाना है।
जैसे ही वो एक दिन खत्म होना अगले दिन मूड बदल जाना है। उससे जो चीजें आगे ट्रांसफर हुई है ना, वो ये हुई है कि शायद स्पेसिफिक कभी कभी अच्छा रहना है, कभी कभी अच्छा रहना है, नहीं कभी कभी अच्छा नहीं रहना, हर वक्त सही रहना है। ठीक है, मोहब्बत बांटेंगे मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत नहीं बांटेंगे मोहब्बत नहीं मिलेगी। अफेक्शन बांटेंगे अफेक्शन मिलेगी, अफेक्शन नहीं बांटेंगे अफेक्शन नहीं मिलेगी। एंड बी मर्सीफुल। देखें, इस दुनिया में ना बहुत तालीमी याफ्ता लोग हैं, बहुत स्किल्ड लोग हैं, but we have very less kind heart people, we have very less merciful people, जिनका दिल पसीजता है, जो किसी की खुशी में खुश होते हैं, जो किसी के गम को समझते हैं, किसी को जगह देते हैं। So we have to, build these things in us. Communication, this is the finest thing if you can start in your family, where you can communicate easily about anything, even if the confrontation, even if the parent, आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे? आप समझो आपका जेन जी है घर में, and he actually, you observed कि yeah, he don't confront anything, he avoid, he even, fight rather, discuss anything. See, start sharing your personal experiences. एंड इफ यू एवर डन एनीथिंग रॉन्ग इन योर डे टू डे लाइफ, ग्लास टूट गया, कोई भी चीज हो गई, गलत किसी से बात कर ली तरीके से, एंड यू गो टू दैट पर्सन एंड सेइंग सॉरी, टू दैट पर्सन एंड सेइंग कि हाँ मुझसे ये हुआ था, दिस इज द लाइफ एग्जाम्पल मिलती है उसको। किताबों में ये चीजें नहीं, ये चीजें किताबों से नहीं आती। ठीक है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पेरेंटिंग हो जाए, सेल्फ हेल्प चीजें हो जाए, किताबों से नहीं आती, ये प्रैक्टिकल से आती हैं, आंखों से देखने से आती हैं। क्योंकि बच्चे ना आंखों से सुनते हैं, जो देखते हैं वो करते हैं, तो ये याद रखें, बच्चे आंखों से सुनते हैं, उनको कानों की भाषा समझ नहीं आती। ठीक है, सो द practical steps to do, first demonstrate, show them the demonstration, communicate affection to them, and acknowledge and encouragement is the most necessary part. Okay, and there is one thing to do list for you guys. This is sort of homework for you guys. देखें, बच्चों को ना, हम तो जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुआ जो है ना, उसका अल्टरनेट कोई नहीं हो सकता। बच्चों के लिए 10 दुआएं ना आपने लिखनी है, एंड यू हैव टू शेयर इन द ग्रुप, ताकि अगर किसी की दुआ जो है, वो हो सकता है कोई बहुत मीनिंगफुल दुआ लिखे, ठीक है, तो वो दूसरे को हेल्प कर जाए। तो एक भी दुआ आपकी कोई ऐसी निकली जो कि बाकी सबको हिट कर गई, तो यकीन करें सदका जारिया आपके लिए भी बनेगा। बच्चों के लिए 10 दुआएं जरूर लिखनी है, ठीक है। कुरानिक दुआओं को भी आप माइंड में रखें, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा, तो उसमें ये था कि हमने क्रिएट करने कॉन्सेप्ट्स को, अंडरस्टैंड करना है बच्चों के विजन को, हमने प्रैक्टिकल स्टेप्स करने और दुआ करना है, ठीक है। और बिफोर इवन क्लोजिंग आई विल मस्ट से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इब्ने आदम है वो तो मर जाता है, ठीक है, उसके सारे एक्शंस करने की जो गुंजाइश होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन 3 चीजें हैं जो उसके लिए मुस्तकिल सदका जारिया रहता है। उसकी बेनिफिशियल नॉलेज, एक उसका राइटियस चाइल्ड जो उसके लिए दुआ करता है, ठीक है, एक उसकी चैरिटी, एक उसकी नॉलेज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उसका बच्चा होता है जो उसके लिए दुआ करता रहता है, ठीक है। सो कीप कीप वर्किंग ऑन देम, नेवर लूज होप, नेवर लूज होप। एंड यस, बाय द एंड ऑफ इट, मैं आप लोगों को एक ऑफर कर सकती हूँ, हमारा एक बैच 6 शुरू होने जा रहा है, पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स का, और ये हमारा शुरू होने जा रहा है इंशाअल्लाह रहमान, नवंबर से हमारी जो है वो क्लासेस शुरू होंगी। आई गेस ये मैंने दूसरा रख दिया है, नवंबर से 5 नवंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। इंटरव्यूज हमारे जो हैं वो अक्टूबर से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर क्रिएटिंग गुड ग्रेजुएट्स, वी आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। अच्छा, इस कोर्स में बस थोड़ी सी चीजें ये हैं कि हम इसमें सिर्फ मदर्स को लेते हैं, ठीक है, जिनके बच्चे होते हैं, या जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, ताकि वो समझ सकें जो हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ओब्वियसली दिस कोर्स इज सॉर्ट ऑफ neuroplasty for you guys, and those I guess if you guys जो कि मेरे old graduates हैं, if you want to share your experience, you guys can raise the hand, I will unmute you guys, क्योंकि आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मेरे से।
ठीक है। सो दिस इज द कोर्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट। इसमें हम लेते हैं मदर्स को सिर्फ, और उन मदर्स को जो कंसर्न होती हैं, दोज हु रियली वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। हमारा क्लासरूम बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि ये टोटल इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं और हम इसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब काम किस तरह कर रहे होते हैं कि वी वर्क विद ईच अदर। डे टू डे में हम कुछ न्यू ब्रेन मसल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और हम इसको ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी इसलिए कहते हैं कि 4 माह हमारे एक दूसरे के साथ इस तरह से गुजरते हैं कि हम इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें और अपनी लाइफ में साथ साथ अप्लाई करें। ये नहीं कि कोर्स खत्म होगा तो अप्लाई करेंगे। हम डे 1 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरू करते हैं और अपनी लाइफ को और अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को चेंज करते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद फ्यू सीट्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो सी यू गाइज इंशाल्लाह, जो कि इसमें आना चाहेंगे, वी विल सी यू इंशाल्लाह। और आप में से कोई अगर क्वेश्चन है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। आयशा कह रही हैं रजिस्टर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आयशा। या आयशा हमारी बैच 6 की मेंबर हैं अब। यस इंशाल्लाह। अनीला, अनीला इज देयर। गुड, इंशाल्लाह। अच्छा, यास्मीन and अनीला, उमामा, they all are actually there. Why you guys are here? हैं? So अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, you guys can ask. Inshallah, I will be there to answer you. If Anila, Yasmin, Umama, you guys want to share something, so you can always share. जी आयशा, ऐसा नहीं है। PHTC इज पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स। ये फोकस करता है पेरेंटिंग के ऊपर और होम स्कूलिंग। और इंस्टेड के आपके बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं ना, तो दिस विल बी एबल टू हेल्प यू टू सी के आप लोग कौन सी चीजें जिनको खुद देख सकते हो। ओके, आई एम अनम्यूटिंग अनीला सो शी कैन। यस, गो अहेड। जी, अस्सलाम वालेकुम फसिया, वालेकुम अस्सलाम। and thank you for another very enlightening session yet again, माशाल्लाह। और मैं इसलिए मैंने कहा मैं ज़रूर शेयर करूं बिकॉज आपकी बात बिल्कुल सही है कि वही बात है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उसमें अगेन जब मुझे खैर मिली है और मैं आगे शेयर करके मुझे लगता है कि वही खैर अगर कोई और भी लेगा तो इंशाल्लाह वो मेरे लिए भी बरकत का बायस होगी इंशाल्लाह। और जो लोग जिन्होंने अभी नई PHTC ज्वाइन किया या जो सोच रहे हैं फसिया, उसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली यही कहूंगी कि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किया है। किया आप अगर इस नियत से ज्वाइन करें कि जी बच्चे को होम स्कूल करना है, बट वो एक पूरा एक होलिस्टिक प्लान बन गया माशाल्लाह। और उसमें जो है ना, जिस तरह आपने आज जिस तरह जो चीज लिया मतलब टच किया टॉपिक, वो लिटरली उस कोर्स का टिप ऑफ द आइसबर्ग नहीं होती जैसे, वो है। देयर सो मच टू लर्न माशाल्लाह। और मुझे जो उसकी अच्छी चीज लगी थी ना आपके कोर्स की, वो ये थी कि वो बड़ा फ्लो में था। मतलब हर सेशन में मुझे लगता था कि मैं अगर अपने बच्चे के लिए कुछ सीख रही हूँ ना, तो साथ साथ अपने लिए भी कुछ सीख रही हूँ। और माशाल्लाह बड़े ही लाइट मोड में माशाल्लाह वो हुआ। तो वो जो होता है ना कि एक स्ट्रेस लेके कोई चीज करना या कोई वर्कशॉप के तौर पे कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई है, मुझे कहीं भी वो नहीं महसूस हुआ। और वो करने करने में इतना हुआ है कि डे टू डे माशाल्लाह इट्स बीन, आई थिंक मैं बैच माशाल्लाह 5 से हूँ, तो उसको उस कोर्स को खत्म हुए हुए भी मतलब कंप्लीट किए हुए भी 2-4 महीने हो गए हैं, बट वो सब कॉन्शियसली इतनी सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी मेरे रूटीन में आ गई हुई हैं। मतलब मैं जिस तरह अगर कहूँ ना, इंसान की नेचर है कि हाँ अब ओके अनीला, आपका आवाज आपकी चली गई है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग। आवाज आपकी जा चुकी है। अनीला हमारे लास्ट बैच ही ग्रेजुएट है माशाल्लाह। एंड शी वर्क माशाल्लाह थ्रू आउट हर टाइम। अच्छा, इनका माइक भी हल है। जी सॉरी सॉरी मसीहा, बस छोटी सी बात, बस मैं यही कहूंगी कि ये जो है ना, ये वो है सीइंग इज बिलीविंग। तो जो भी अटेंड अगर करेंगे तो उनको इंशाल्लाह से बेनिफिट ही होगा, और आई रियली बेनिफिटेड अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और अनीला, जब आप आई थी तो यू हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चन अबाउट द एज ग्रुप एज वेल, बिकॉज यू हैव द टीनेजर एज वेल एज द
younger child. अच्छा, ये इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बीच में जब आप बता भी रही थी जनरेशंस, तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई है ना मुझे, आपने ये जब जनरेशंस की बताई, आई हैव एक्चुअली लिटरली सीन मोस्ट ऑफ देम। लाइक मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, फिर अपना मुझे आप जो है ना वो जेन एक्स में डाल सकती हैं, बिकॉज अगेन आई हैव एन अडल्ट चाइल्ड, अ टीनेजर एंड देन अ टॉडलर। तो वो ऑल एनकम्पसिंग जो समझ आती है ना, वो चीज फिर हर चीज में अप्लाई होती है, हर जनरेशन में। जब आप दो चीजें माशाल्लाह, एक ये जो आपने जनरेशन की अवेयरनेस दी, जनरेशन जो डिफरेंट है, और एक जब इवेंचुअली मैंने की आपके साथ पर्सनालिटी टाइप्स की, उन दोनों चीजों ने माशाल्लाह रेजिंग डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चों को हेल्प किया मुझे, और रिलेशनशिप्स भी डिफरेंट तौर के जो है ना उनमें भी बहुत हेल्प किया है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हेन यू नो एंड देन नोइंगली डू समथिंग इज टोटली डिफरेंट, रादर देन जस्ट एक्सेप्टिंग अ सिस्टम एंड अप्लाइंग इट। वो भी बहुत हेल्प रहा है माशाल्लाह। बाराकल्ला फीक। और वो एक जर्नी चल पड़ता है ना माशाल्लाह। जर्नी इस तरह होता है कि हम लोग देखो जब सब आते हैं ना तो सब एक डिफरेंट माइंड स्टेज पे होते हैं, बट वो ग्रेजुअली जब आप एक लेंस डेवलप करना शुरू करते हो तो यू गॉट समथिंग जो कि फिर जब आप मॉड्यूल 2 में जाते हैं ना वहां पे आपको ये सब कुछ मिलता है। पहला मॉड्यूल तो इट्स वेरी टची फॉर बीइंग ए पेरेंट, बट जब आप वो अपने ऊपर काम कर चुके होते हो ना 1 महीना और उसके ऊपर 1 हफ्ता और फिर जब आप एंटर होते हो about the personalities, about the mind sciences, about the portfolios of each personality, then you actually get where we are standing, how we are reacting, why we should why we should do anything that we are doing and why we shouldn't do. So वो एक फिर आपका एक जर्नी रहता है, एंड देन वी गो इनटू होम स्कूलिंग। एंड होम स्कूलिंग मॉड्यूल इज नॉट ओनली अबाउट होम स्कूलिंग करनी है नहीं करनी है, इट आल्सो हैव द लीडरशिप एंड द माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरशिप भी इसके अंदर है, लीडरशिप भी इसके अंदर है, एनविजनिंग भी इसके अंदर है, और इसके अंदर पोर्टफोलियोज हैं, इसके अंदर एक्टिविटीज हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ना सिर्फ बच्चों की हम इन्विजनिंग कर रहे होते हैं, हम मदर्स की भी इन्विजनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि एक एक विजन रखने वाली माँ ही विजन रखने वाली बच्चों को आगे जो है ना दे सकती है। इफ माई चिल्ड्रन आर सीइंग मी डूइंग समथिंग, it's the highly chance they will do something in their life, and they will never be afraid of doing things. So we make mothers, and mothers make societies. I mean, give me the mother, I will give you the society. This is not the joke, this is so true. Baki ye ki definitely we will give you the details in the group as well. Once you guys fill the form for PhDC, I called personally 1 to 1 2 people, those who want to do PhDC. And then fees is never be a problem. This is the paid course, but fees is not the problem until you are into it. So we make we make things easier for guys. So you guys can fill the form and we will get connect to you inshallah. बाकी तहमीना आपका कोई क्वेश्चन है तो let me unmute you. Yes, Tahmina has raised the hand. जी, ये अस्सलाम वालेकुम। जो टीनेज के बच्चे होते हैं 18 to 22, इनके लिए भी है ये? जी, जिन जिन मदर्स के बच्चे 18 से 20 साल के हैं उनके लिए भी है ये। अनीला इज वन ऑफ देम एक्चुअली माशाल्लाह। शी आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन कि इन्होंने भी मुझसे जब ये एडमिशन ले ली थी, शी आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन। एंड नॉट जस्ट हर, हमारी बहुत सारी माशाल्लाह ग्रेजुएट्स हैं जिनके बच्चे माशाल्लाह 20 क्रॉस कर चुके हैं, एंड दे डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। बिकॉज ये सिर्फ ये नहीं कि पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट द गेम ऑफ 10 years 20 years। पेरेंटिंग इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आई मीन जितना भी हम आज के बाद से जिंदा हैं, हमारी स्किल्स काम कर रही हैं। ठीक है। Okay, Anila has shared the message. I am now able to handle my teenage son way better now. Alhamdulillah. 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 So I hope this will be the answer of your question. See you guys inshallah soon in another workshop. Actually, there are 2 workshops also in pipeline regarding homeschooling and parenting as well. So see you guys inshallah soon. And take good care of yourself. आप लोगों के feedback का हमें इंतजार रहेगा. We will open the group inshallah today.
so we can, discuss. Okay, Aisha, do you have any question right now so I can unmute you? Or if you want to talk one to one, then I will contact you, inshallah. ठीक है? So see you guys inshallah soon in another workshop. Take very good care of yourself. I hope कि आपने आज के दिन से बहुत सारा फायदा लिया होगा. इसका फायदा खुद तक महदूद मत रखिएगा, खुद भी सीखिएगा, आगे लोगों को भी पैगाम पहुंचाइएगा. अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा. और एक चीज जो मैं आपसे कहूंगी एज ए गिफ्ट अपने साथ लेके जाएं कि अंडरस्टैंड करें कि एवरीवन इज यूनिक, everyone is different, nobody is actually similar. हर बंदा मुख्तलिफ है. अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया, तो कोशिश करें हर इंसान को जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो दें. हर इंसान को जो है वो समझें कि वो भी एक इंसान है. और बजाय ये कि लोगों की वीकनेस को हम निकालें, बल्कि उसको इस तरह देखें कि वो एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है और वो उसकी स्ट्रेंथ बन सकता है. अपना भी बहुत ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफ़िज़.